पार्क व्हील्स की कोई गाड़ी नहीं। सो मैं गाड़ियों का कारोबार नहीं। इट वाज द फर्स्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑफ पाकिस्तान। मैं निकलने लगा तो उसने मुझे रोका, मुझे कहता भाईजान एक बात पूछनी है आपसे। मैं कहा जी, आप यहाँ पार्किंग का काम करते हैं? तो मैं हंसना शुरू किया। गाड़ियों की फैक्ट्रियां महीने में 10 दिन बंद रहती हैं। कोविड से उतने लोग नहीं मरे जितने आपके रोड एक्सीडेंट में मरते हैं। रोड सेफ्टी हमारे यहाँ जीरो है। आप सड़क पे जा रहे हैं, कल आप जा रहे हो तो पता लगता है कि यहाँ पे सड़क थी, अगले दिन पता लगता है खोद दी है। ये बड़ा कल्चर है कि हम फौरन तमीज को, मजहब को बीच में ले आते हैं। ये भूल जाएंगे कि क्या करना है। मुल्क का बजट आना होता है, लोगों को रोटी आटे की प्राइस के बारे में इतनी टेंशन नहीं होती जितना हर कोई होता है कि इंपोर्ट खुलेगी कि नहीं खुलेगी। कोई भी इकोनॉमी हो ना, वो मिडिल क्लास पे चलती है। कितने पैसे कमा लेते हैं? ऑटो इंडस्ट्री पाकिस्तान की मेरे ख्याल है सबसे ज्यादा क्लीन इंडस्ट्री स्टेट में, कि एवरीथिंग इज ब्लैक एंड व्हाइट, सब कुछ टैक्स पेड है। हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लाने की कोशिश कर रहे थे, जो हमने पॉलिसी जिस तरह की, इससे बड़ा मजाक हम नहीं कर सकते अपने मुल्क के साथ। पाकिस्तान में अभी रिसेंटली आपकी एक गाड़ी, वो काफी व्लॉग वायरल गया डकी भाई का, उन्होंने आपसे ली, वो क्या फुली इलेक्ट्रिक कार है? पैसे बनाना यूट्यूब से इज नॉट आर्ट। मेरा एक सवाल है उन सब लोगों से कि जो ये सारे फायदा भी उठाते हैं, अरबाब इख्तियार भी हैं और ये रैलीज भी करते हैं, उनसे सिर्फ ये पूछें कि ये जो 100 पागल हैं, ये रैली की प्रैक्टिस कहाँ करते हैं? जिसमें एक तो पैसा होता है, जिस गेम में वो चलती है, और जिस गेम के अंदर गवर्नमेंट आती है वो चलती है। बेसिकली हम अंग्रेज के गुलाम हैं। कोई अगर आपको बताता है ना कि इस मुल्क में अपॉर्चुनिटी नहीं, वो झूठ बोलता है। मेरे साथ जितने दोस्त मिलते हैं, जितने पाकिस्तान में मशहूर जितने भी यूट्यूबर है, सारे मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। मैं उनको पहला मशवरा ये देता हूँ कि यार ठीक है, फेम भी अपनी जगह है, पैसा भी अपनी जगह है, कंप्लीट योर डिग्री। ऑटो शो समझ लें हम, ऑटो लवर्स की, कार लवर की, जितने मेरे दोस्त भाई, जितने ऑटो लवर हैं, हम सबकी ईद है। आज मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, आप कंपनी के ओनर हैं, आपकी गाड़ी में मुझे जो बुराई लगती है मैं आज से पहले भी बताता आया हूँ, आज के बाद भी बताऊंगा। सिद्धू मूसेवाला को तारिक जमील साहब ने कत्ल कराया। मैं पर्सनली गाड़ी में भी एसी नहीं चलाता और घर में भी नहीं चलाता, ऑफिस में भी कोई आए तो चलाता। आज इधर बैठ के इस कमरे में भी कारोबार शुरू कर सकते हैं और आप पूरी दुनिया तक पहुंच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, हाफिज अहमद पॉडकास्ट में खुशामदीद। आज की पॉडकास्ट अगेन बहुत मजे की होने वाली है, क्योंकि मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनके पास बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, और आपने ये नहीं समझना कि उनके पास सिर्फ गाड़ियों की इन्फॉर्मेशन है, उसके अलावा वो बहुत कुछ हमें गाइड करेंगे डिफरेंट बिजनेसेस के हवाले से। इनका पहले एक बिजनेस था, वो छोड़ के फिर उन्होंने ये किया, इसके साथ इनके मल्टीपल और भी बिजनेसेस हैं। तो बिजनेस कैसे किया जाता है, पैसे किस तरीके से कमाए जाते हैं, ये खुद क्या क्या कमाते हैं, और बड़े दरवेश सिर्फ आदमी हैं। इतना माशाल्लाह इनके पास नाम है, इतना पैसा, और अपनी गाड़ियां खुद ही धो रहे होते हैं, खुद ही सफाई शफाई कर रहे होते हैं। मेरे साथ मौजूद है सुनील मंज भाई। सुनील भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। वालेकुम सलाम, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सुनील भाई पहली बात यही है कि माशाल्लाह अल्लाह ने इतना नाम दिया, इतना कुछ है, फिर भी सारे काम खुद ही कर रहे होते हैं, अक्सर गाड़ियां धोते हुए भी। बल्कि आपको तो एक दिन उसने कह भी दिया था कि यार बॉस कौन है? बॉस कौन है? वो ये हाफिज साहब ऐसा है सूरत हाल कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आई एम वन ऑफ दोज लकी पीपल जो उनका पैशन है वही उनका काम है। और मैं मल्टीपल काम करता हूँ, अभी भी कर रहा हूँ और किए भी हैं, बट उन सब में सबसे ज़्यादा जो मुझे मज़ा आता है वो इस चीज़ में है, वो गाड़ियों से रिलेटेड चीज़ है। एंड आई ऑलवेज टेल पीपल कि आई टेक कार्स एंड ह्यूमन। सो अगर मैं किसी सड़क पे जा रहा हूँ और आपकी गाड़ी कहीं खड़ी हुई है और मुझे लग रहा है कि इसके मड फ्लैप टेढ़ा है या ख़राब है, तो मैं कहता हूँ यार मुझे दर्द होता है उस चीज़ का। तो मेरे पास अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं जी आप गैराज में कितनी गाड़ी? मैं हमेशा बताता हूँ कि भाई वो मेरा गैराज नहीं, समझ लें कि वो एक डे केयर सेंटर है। मेरे जितने दोस्त हैं, कोई मुल्क से बाहर है, कोई शहर से बाहर है, उसकी गाड़ी मेरे पास खड़ी हुई है, मैं उसका केयर टेकर हूँ। मैं रोज अगर नहीं भी चलानी किसी की भी गाड़ी है, उसको मैं साफ जरूर करूंगा। तो एक ऐसी चीजें होता है ना, हर किसी का एक कंफर्ट जोन होता है। सो मेरा कंफर्ट जोन ये है कि आराम से छुट्टी वाले दिन हो या रेगुलर दिन हो, मैं अपना जिसे कहते हैं ना, आप अपनी फ्रस्ट्रेशन वेंट आउट कर सकते हैं, यू कैन रिलैक्स व्हाइल डूइंग दिस। तो मेरे लिए कंफर्ट जोन ये है। चले थोड़ा शुरू से आते हैं, बिल्कुल बेसिक से। स्टडी वगैरह तो आपने लम्ब से बीएससी लम्ब से की, एमबीए लम्ब से किया, उससे पहले गवर्नमेंट कॉलेज और उससे पहले मॉल टाउन में स्कूल है, डिविजनल पब्लिक स्कूल। यानी आप लाहौर से ही हैं बेसिकली? हाँ जी, आई एम फ्रॉम लाहौर। अच्छा, जब आप डिग्री कर रहे थे उस दौरान भी लोग तो सीवीज बनाते हैं और आगे अप्लाई वगैरह करते हैं, आपके बारे में कि आपने सीवी नहीं कभी बनाई? मैंने जिंदगी में एक सीवी बनाई थी, वो भी किस लिए बनाई थी, हमारा एक प्रोजेक्ट था लम्ब में, एक्सेल शीट के ऊपर ना, कि आपने अपना लम्ब का लोगो लगाना था। मेरे पास आज तक पड़ी हुई है। उसमें आपकी टोटल क्वालिफिकेशन थी कैंडिडेट ऑफ क्लास ऑफ 2002 एट लम्ब। ठीक है, और कुछ नहीं था, मतलब एक्सेल आता है चलाना ही, वो इस तरह की सारी चीज थी। बट दे टोल्ड अस हाउ टू मेक अ सीवी। दैट वाज द ओनली सीवी आई एवर मेड। और इसमें ये प्रोजेक्ट, नॉट टू अप्लाई फॉर जॉब, अप्लाई के लिए कभी नहीं। उसकी रीजन ये नहीं कि मेरे को बहुत बड़ा चीता था। मैं हमेशा ये बताता हूँ कि इंसान जितनी जल्दी रियलाइज करे ना कि वो उसके अंदर क्या मसले हैं, या जो मुझे लगता है हमारी कौम का भी सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे सर में दर्द होता है ना, तो हम पेट की गोली खा रहे होते हैं। पेट में दर्द है, हम सर की खा रहे हैं। हम रियलाइज नहीं करते कि हमारी गलती कहाँ है। कारोबार हो, जनरल लाइफ हो, रिलेशंस हो, स्टडी हो, कोई भी चीज़ हो। मेरे साथ मसला ये था कि अफसर जब मैं लम्ब में गया था तो मैं ऑड आउट इस लिहाज से था कि हमारे साथ बीएससी में जितने भी लोग आए थे वो सारे ए लेवल्स करके आए थे। मैं वाहिद आदमी था, मेरा ख्याल है 2-3 और लोग थे जो मैट्रिक करके आए थे। तो हम लोगों को बड़ा अजीब तरीके से देखा जाता था। फिर अब एफएससी के बाद एफएससी करके आए हुए थे, तो एफएससी का भी वहाँ पे बहुत कम लोग थे। तो हमारे लिए एक थोड़ा जो है ना कल्चरल चेंज भी था उस टाइम पे। बट जब हमने ऐसा काम गुजरना शुरू हुआ, 4 साल गुजरे, तो जब टुवर्ड्स एंड ऑफ 4th ईयर पता लगता है जी कंपनीज आ रही हैं। उस जमाने में सिटी बैंक, पीएनजी और यूनिलीवर आ रहे हैं जी, कैंपस के ऊपर रिक्रूटमेंट ड्राइव हो रही है, लोग सूट पहन के जा रहे हैं। तो मैंने रियलाइज़ किया कि आउट ऑफ आवर 100+ बैच
अगर बहुत से उनके पास ओपनिंग है 30 होंगी, तो मैं तो मेरा ख्याल है आखिरी 30 भी अगर होंगे तो उसमें नहीं होऊंगा। अच्छा, जो उनको चाहिए था मशीन वाला पुर्जा मैं नहीं हूँ। ठीक है। तो मैंने कहा ये मेरा इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, तो मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। आई नेवर अपीयर्ड इन एनी इंटरव्यू, मैंने कोई इंटर्नशिप नहीं की ड्यूरिंग माई BSc। लोगों को बड़ा पैशन था इंटर्नशिप करेंगे ये वो, तो मैंने नहीं की। MBA में की थी एक दफ़ा, वो भी क्योंकि रिक्वायरमेंट थी। तो उसके अलावा तो इसलिए मैंने कभी CV नहीं बनाया, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। बट वो इस वजह से, रियलाइजेशन की वजह से कि मुझे दीवार पे लिखा हुआ नजर आ रहा था कि तुम्हें कोई हायर नहीं करेगा, हाँ, जॉब नहीं मिलेगी, तो खुद ही कोशिश कर लो। और यही मैं अभी भी लोगों को बताता हूँ कि अगर हम देखें ना, लोग कहते हैं पाकिस्तान का मसला एजुकेशन है, आई से इट्स नॉट एजुकेशन। आप देखें हर गली मोहल्ले में 2 कारोबार हैं जिस मुल्क में बहुत चलते हैं, बिल्कुल, एक हेल्थ का, एक एजुकेशन का, ठीक है, कॉलेज, एक्जेक्टली। तो हर गली से हर साल एक पोल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट लोग निकली जा रहा है। जितने में आप एक बेसिक वर्कर हायर कर सकते हैं, जो कि एक जो कहते हैं नॉन स्किल्ड वर्कर है, अगर आपने गार्ड या ऑफिस बॉय लेना है, उससे मार्जिनल डिफरेंस पे आपको BSc किया हुआ बंदा मिल जाता है। बिल्कुल ऐसे स्कूल टीचर की वही तनख्वाह होती है, ठीक है। तो आपको इसलिए मेरे ख्याल से आर प्रॉब्लम इज नॉट एजुकेशन दैट सेंस। लोअर लेवल पे जरूर है कि मैसेज में नहीं है, लेकिन जो ऊपर जो एजुकेशन लेके भी आ रहे हैं वो उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती। तो अगर वो पहले रियलाइज कर लें, बाद में डिप्रेशन में जाना, फिर सड़कों पे पता लगता है वारदातें होती कि जी फलाना ग्रेजुएट था, फलाना ये था, तो इस वजह से मुझे लगता है। आपका तो माशाल्लाह गाड़ियों का बिजनेस है, तो आप जब चलते हैं तो कितनी गाड़ी आपके साथ? अच्छा, मजे की बात है, हमारा गाड़ियों का बिजनेस है, ये भी एक गलत कॉन्सेप्ट है। लोगों को लगता है कि मेरा गाड़ियों का बिजनेस है, तो ये लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। तो पार्क व्हील्स जो है एक लीड जनरेशन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। आप अपनी गाड़ी लगाते हैं, कोई XY बंदा अपनी गाड़ी ले लेता है, वो डीलर भी हो सकता है, लेने वाला भी, बेचने वाला भी, खरीदने वाला भी, ठीक है, इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, बैंक की गाड़ी किसी की भी। पार्क व्हील्स की कोई गाड़ी नहीं है, सो मैं गाड़ियों का कारोबार नहीं करता। एक तो ये गलत फहमी लोगों को होता है, बिकॉज मेरे वाले साहब के दोस्त होंगे, कुछ जाने वाले, तेरा की फायदा है, तू गाड़ी नहीं लेके दे रहे हैं। मैं कह जी वो प्लेटफॉर्म है। अब ऐसा है कि अमेजोन वाले को आप बोलें कि जी मुझे ब्लूटूथ स्पीकर ही तो लेके दे सकता है, वो अमेजोन वाले को क्या पता ब्लूटूथ स्पीकर किसने लगाया, इस तरह मुझे भी नहीं पता किसने कौन सी गाड़ी लगाई। बेहतरीन मिसाल दे दी आप। तो हमारे केस में ये है, तो लोगों को ये मिसकॉन्सेप्ट है। तो वी आर नॉट इन बिजनेस ऑफ बाइंग सेलिंग कार, वी आर इन बिजनेस ऑफ लीड जनरेशन। वो गाड़ी के लिए भी हो सकता है, वो इंश्योरेंस के लिए भी हो सकता है, वो आपके ट्रैकर के लिए भी हो सकता है, और वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी ने अगर अपनी चीजें हो सकती है, बोतल भी बेचनी तो उसके लिए भी हो सकता है। जो हमारा मीडिया साइट है, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द, मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो साउथ ईस्ट एशिया में विद द लार्जेस्ट यूट्यूब चैनल इन ऑटोस, माशाल्लाह। सो वी रिसेंटली रीच 2 मिलियन, माशाल्लाह। तो वो भी है, उसके ऊपर भी अगर आप एडवर्टाइज करना चाह रहे हैं, और अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट करनी है, तो दैट इज अनदर साइड ऑफ बिजनेस। फिर हमारे वेबसाइट के ऊपर भी अगर आपको बैनर चलाने, सो देयर आर मल्टीपल रिसोर्सेज। बट यस, आप ये कहते हैं कि वी नो अबाउट कार्स एंड वी क्लेम दैट वी आर एक्सपर्ट इन कार। हम और किसी वर्टिकल में जाते हैं, बिकॉज जब पार्क व्हील स्टार्ट हुआ था बैक इन 2003, थोड़ी सी अगर आप प्लीज इसकी वो हिस्ट्री बता दें, हाँ, कि स्टार्ट कैसे हुआ, ख्याल कैसे आया? 2003 में स्टार्ट हुआ था। हनीफ भट्टी साहब हमारे को फाउंडर जो हैं, उन्होंने बेसिकली स्टार्ट किया। और हनीफ भाई जो है पहले गोल्ड का काम करते थे। उस जमाने में पहले गोल्ड का रेट पाकिस्तान में और दुबई में फर्क होता था, स्मगलिंग होती थी, तो बड़ा उसमें मार्जिन था। बैक एंड ऑफ 90s उन्होंने इक्वेट कर दिया। फिर उसमें कोई आपने ये नहीं देखा होगा गोल्ड स्मगलिंग हो रही है, पहले लॉन्चेज में जाता था ये वो। तो हनीफ भाई मूव बैक फ्रॉम दुबई टू लाहौर टू कराची। उन्होंने अपने घर के बेसमेंट में, उन्होंने जगजीश उनके साथ वो कोडिंग करता था, उसने वो इंडिया चला गया, तो उन्होंने मिलके वेबसाइट बनाई। और वी स्टार्टेड ऑफ एज अ कम्युनिटी वेबसाइट, जहाँ पे इट वाज द फर्स्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑफ पाकिस्तान। क्लियरली पार्क व्हील से पहले कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं था। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑर्किड भी बहुत उसके बाद में थे, बाकी और तो बहुत की बात है। तो इट वाज द फर्स्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इनिशियली इट वाज फोरम जहाँ पे लाइक माइंडेड लोग आते थे गाड़ी के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं गाड़ी को एज इंसान देखता हूँ, आप भी देखते हैं। ठीक है। आपने अपनी गाड़ी की तस्वीर लगाई, मैंने कहा यार क्या खूबसूरत आंखें इसकी, तो आप और मैं उस आंखों को समझ चुके थे कि ये हेडलाइट को कह रहा है। ठीक है। सो उस तरह के जो लाइक माइंडेड लोग थे वो सारे इकट्ठे हुए। अगेन उस टाइम पे समझ लें कि इतना बड़ा वॉइड, इतना बड़ा गैप था कि बहुत जल्दी इसे बहुत ज्यादा अट्रैक्शन आई और बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे हुए। पहली चीज। दूसरी चीज, कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं था, तो बहुत ज़्यादा लोगों के एकदम इकट्ठे आना शुरू हो गए। और पार्क व्हील्स, मेरा ख्याल है, मेरा नहीं ख्याल कि मुझे और किसी वेबसाइट का बताया, वी हैव बीन अराउंड फॉर 20 ईयर्स। हर साल हमारे मेंबर अपनी जेब से, कोई पार्क व्हील्स उनको पैसे नहीं देता। पार्क व्हील्स की जो एनिवर्सरी का केक भी काटते हैं, सेलिब्रेट भी करते हैं। सो दिस इज द एसेट वी हैव, जो हमारे जो लॉयल यूजर बेस है। और वी नो ईच अदर फॉर लाइक 20 ईयर्स नाउ। तब तो पहले जो बच्चे होते थे वो बड़े होना शुरू हो गए। सो इस तरह शुरू हुआ। 2005 में वी वर द फर्स्ट वन टू लॉन्च ऑनलाइन क्लासिफाइड अगेन, वेल बिफोर एनी अदर वेबसाइट इन पाकिस्तान, रोजी, जमीन, एनी अदर। हम पहले वेबसाइट थे जहाँ पे ऑनलाइन क्लासिफाइड है। ठीक है। एंड अगेन उसमें कोई मेरा बड़ा कोई कमाल नहीं है, नीव भाई का, रजा, हम 3 लोग हैं, हम तीनों का कोई कमाल नहीं था। बट पॉइंट ये था कि ऑनलाइन क्लासिफाइड वर बेटर देन ऑफलाइन इन मेनी वेज। पहले गाड़ी अखबार पे बिकती थी, आप गाड़ी हाईलाइटर लेते थे, पूरा दिन बैठ के ऐड लगाते थे, फिर कॉल करते थे, उसमें गाड़ी की माइलेज, कलर कुछ भी नहीं पता था, ना आपको कोई कंपेरिजन हो सकता था।
ऑन अदर हैंड जब आप क्लासिफाइड ऑनलाइन जाते थे विद क्लिक ऑफ बटन यू कैन शॉर्ट लिस्ट 10 गाड़ियां सिलेक्ट कर ली, तस्वीरें भी आ रही हैं, सारा कुछ आ रहा है। फिर हम उसको ओवर द ईयर्स जो है रिफाइन करते गए, टू द nth लेवल ले गए। वो फिर डिस्कशन में आपको बात बताएंगे क्या क्या चीज़ें ऐड की, बट दिस इज हाउ इट स्टार्टेड एंड इट वॉज प्योरली आउट ऑफ पैशन विच टर्न इनटू, उस टाइम पे 2003 के बाद मल्टीपल कारोबार करते 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 एंड पे आपको भी पता है, आप जब भी कहीं मेहनत कर रहे होते हैं आपको नजर आ रहा होता है कहाँ ज्यादा रिटर्न है, ये ज्यादा आपका दिल का लग रहा है, फिर आप अपने आप को डाइवर्ट वहां कर लेते हैं। तो अब हुआ ये कि फ्रॉम अ पार्ट टाइम बिजनेस जो कि और दूसरे उस टाइम पे ज्यादा थे, अब फुल टाइम पार्क व्हील्स है और बाकी सारे बात समझ लें शुगल है या थोड़ा बहुत शौक के लिए कर लेते हैं। माशाल्लाह। तो गाड़ियों का आपको शौक तो है और आपके पास कलेक्शन भी अच्छी है, तो कितनी गाड़ियां आपके साथ चलती हैं, कितने गार्ड्स वगैरह होते हैं, क्या सीन होता है? अच्छा, मेरे साथ सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन लकी लोगों में से हूँ, मेरा ख्याल है आई हैव गॉट 0 haters। मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कोई वो नहीं। मैंने जिंदगी में ना कभी कोई गार्ड रखा है, ना मेरे साथ कोई गार्ड चलता है, ना मेरे साथ कोई ड्राइवर होता है। मैं अपनी गाड़ी धोता भी खुद हूँ, चलाता भी खुद हूँ। और जो लोग मुझे जानते हैं या खासतौर पर लाहौर में अक्सर लोगों ने मुझे सड़क पे वॉक करते हुए लोग मिलते हैं। मैं साइकिल पे भी होता हूँ, मैं मोटरसाइकिल पे भी होता हूँ, मैं गाड़ी पे भी होता हूँ, छोटी बड़ी पुरानी। सो इट डजंट मैटर, मैं किसी भी चीज़ पे आई हैव नो हैंगअप्स अबाउट एनीथिंग। यहाँ पे बल्कि वो मैंने तो वाकया सुना हुआ, मैंने आपसे शुरू में डिस्कस भी किया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ हमारी ऑडियंस के लिए आप दोबारा सुना दें। जब आप गाड़ियां धो रहे थे तो आपके साथ क्या वाकया पेश आया? वो हमारे घर में, क्योंकि मेरे अलावा लोग जो है वो थोड़े नवाब हैं, वो ड्राइवर शाइवर रखते हैं, तो मेरी हमशीरा जो है उसका ड्राइवर था, तो वो आया, उसने देखा वो अपना बैठा हुआ था। मैंने 1 गाड़ी धोई, 2 धोई, 3 धोई, 5 धोई, 7-8 गाड़ियां धोने के बाद मेरी डेली की रूटीन है। मैं गया अंदर तैयार होकर वापस आया और मैं निकलने लगा तो उसने मुझे रोका, मुझे कहता है भाईजान एक बात पूछनी है आपसे। मैं कहा जी, आप यहाँ पार्किंग का काम करते हैं? तो मैं हंसना शुरू किया। मैं क्या मतलब, कहते नहीं आपने बड़े सलीके से गाड़ियां चाड़ियां लगाई हैं, धोई, अब आप जा रहे हैं। मैंने भाई अपने को बताया तो उसने कहा और काम कर, फिर मना किया। तो वो होता रहता है। उसके अलावा मतलब जनरली हमारे यहाँ पे मैंने लोगों को देखा है कि लोगों के अंदर ना एक जो हमारा आर्टिफिशियलनेस है कि किसी के पास जाना है तो जी कुछ और बन के जाना है, किसी के पास जाना है तो कुछ और पहन के जाना है। तो वो एक डुअल जो है ना स्टैंडर्ड, जिसमें भी आप गाड़ियों की बात करते हैं, मैं किसी को देखता हूँ कहता हूँ बदनसीब आदमी है। देखिए आप अपनी मर्जी की सांस नहीं ले सकते, आपकी कोई प्राइवेसी नहीं है। दूसरा ऐसी हर वाले कहना है जी पेट्रोल महंगा है, तो मैं तो कोई देख रहा हूँ उसके 7 गाड़ियां चल रही हैं, मैं 1 गाड़ी का सोचता हूँ कहाँ जाना है, तो ये 7 गाड़ियों को कैसे कैलकुलेट करता होगा? तो वो तो एक मतलब बद्दो है आपको, अगर किसी को आपको कहे ना गार्ड शार्ड लेके फिरना पड़ता है। और 90% जो होते हैं वो सादे जो है ना शोदागिरी है बेसिकली। बिल्कुल ऐसे ही होता है। आई एम नॉट श्योर इफ इट्स अ गुड वर्ड टू यूज, बट देखिए जिसको असल थ्रेट होती है ना वो स्टेल्थ मोड में जाता है। यहाँ पे तो ऐसा है कि आप सड़क पे खड़े होंगे तो वो गार्ड आपको इंटिमिडेट कर रहे होंगे, आपको इशारे कर रहे होंगे, तो भाई आपको इतना मसला, आप सड़क पे ना निकले। तो वो तो हमारे यहाँ पे कल्चर बन गया। आपसे पार्क व्हील्स पे और डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे, नौजवानों की तरफ भी आएंगे कि हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल, और इस हवाले से भी थोड़ा सा आपके पर्सनल लाइफ की तरफ आते हैं। अभी आप ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे थे कि आपको जहाज में बड़ा डर लगता है और आप बाय रोड ट्रैवल करते हैं, उसकी क्या रीजन है? कराची तक भी बाय रोड ट्रैवल? यार मुझे जहाज में भी लगता है, गाड़ी में मेरे साथ बड़ा ये नॉन फैक्ट है कि मैं अगर किसी के साथ बैठूं ना तो या तो मैं आयतल कुर्सी पढ़ता रहता हूँ या मैं उसका हाथ पकड़ता रहता हूँ कि ऐसा चल ऐसा चल। और जब मैं खुद चला रहा था वो कहते हैं यार अपनी बारी है। सो जनरली कोई भी ड्राइवर खुद भी हो तो वो किसी दूसरे ड्राइवर के साथ नहीं बैठ सकता। ये तो बात बिल्कुल ठीक है, तो वो तो गाड़ी में भी लगता है। और जहाज का ये कि इंटरनेशनल ट्रैवल तो मैं बहुत कम करता हूँ। दूसरा अगर लोकल करूँ तो लोकल में मैंने डोमेस्टिक में इतने एक्सीडेंट देख चुका हूँ पाकिस्तान, वरना लोग कहते हैं जी एयरलाइन का जो है बड़ा सेफेस्ट ट्रैवल है और ये और वो नंबर इकोनॉमिक्स वो आपको दिखाएंगे ना अगर डेटा साइंस कि ये सबसे कम प्रोबेबिलिटी इसमें। बट जब आप उसको नैरो डाउन करेंगे तो पाकिस्तान में प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। मतलब हमने मारगला पहाड़ियों पे भी जहाज गिरते देखा, हमने यहाँ पे कराची आबादी के ऊपर गिरते देखा। तो उसके बाद मैं जरा उससे जरा कतराता हूँ। देखिए वो तो मतलब हमेशा एज ए मुसलमान तो हमारा ये बिलीफ है कि जो कब्र में रात है वो है ही है, लेकिन वो ये भी कहा गया है कि तवक्कल करें लेकिन ऊँट को बांध के। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो मेरा ऊँट है मैं समझता हूँ मैं अपनी गाड़ी पे चला जो ज्यादा बेहतर है। सो इस्लामाबाद तो खैर अब बाहर वैसे ही खत्म हो गया जी, वो क्योंकि छोटा रहता कोविड के बाद। मुल्तान भी करीब में आ गया। कराची इज ओनली वो है, उसमें भी कोशिश मैं करता हूँ कि अगर ना ही करना पड़े बाहर। तो आपने जो बात की ना इसको मैं सेकंड करता हूँ। मैं आपको एक आलिम की बात बताता हूँ। मैंने एक आलिम का सुना, वो कहते हैं कि हम साउथ अफ्रीका के टूर पे गए और वहाँ पे हमने डोमेस्टिक पे ट्रैवल कर रहे थे और बड़े टर्बुलेंस और बड़े प्रॉब्लम, पुराने जहाज थे। तो उन्होंने बाकायदा अपनी तरफ से ये लोगों को बताया, फतवा तो मैं नहीं कहूँगा, कि भाई अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो कभी भी थकी हुई एयरलाइन पे ट्रैवल ना करो। ये कोई तवक्कल नहीं है कि आप किसी माड़ी सी एयरलाइन पे ट्रैवल करें अल्लाह के तवक्कल पर, ये कोई तवक्कल नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये कि आपने अपने आप को सिक्योर करना है, उसके बाद अल्लाह पे छोड़ना है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। आप पहले कोई गोश्त का कारोबार भी करते थे गाड़ियों से पहले? यार गाड़ियों गोश्त का उस तरह से नहीं करता था कारोबार, जिस तरह हमारे यहाँ पे लोग तो कहते हैं ना कि फलाना कसाई था, तो वो नहीं था मैं। लेकिन एक जमाने में बीच में एक अपॉर्चुनिटी आई थी बैक इन 2006 आई गेस, और वो कॉन्ट्रैक्ट ये था कि यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर ना मीट काउंटर्स थे और वहाँ पे आपने जो है ना उसका रिटेल करनी थी मीट की। मीट आता था इंडिया से उस जमाने में, और उस जमाने में अलाउड थी इंपोर्ट वहाँ से।
तो वो यहाँ मॉडल को इतना मुश्किल नहीं था कि आप वहाँ से लाएं और यहाँ पे बेचें, वहाँ पे रेट कम था, यहाँ पे ज़्यादा था। बट वो मॉडल विद टाइम इस तरह कोलैप्स हुआ था कि जब हमने करना शुरू किया तो हमें पता ये था कि जी एक्स अमाउंट ऑफ यूटिलिटी स्टोर्स पे आप रखेंगे जो आपने एक्सेल पे मॉडलिंग बनाई थी। बाद में जब प्रैक्टिकली पता लगा तो उन एक्स में से जो है खाली सर्टन परसेंटेज थे जिसके ऊपर फ्रीजर भी मौजूद थे, तो आपका बिजनेस मॉडल वहाँ से नीचे गिरा। उसके बाद आपने करना शुरू किया कि चलो यार करते हैं, पीछे से प्राइस ऊपर आना शुरू हो गई। इधर से पाकिस्तान में इलेक्शन आ रहे थे और उस जमाने में शौकत अजीज साहब की गवर्नमेंट थी और उन्होंने ये फैसला किया था, हर गवर्नमेंट ने कोई ना कोई चीज़ फैसला किया होता है कि उन्होंने इलेक्शन किस पे लड़ना है, तो उन्होंने इलेक्शन यूटिलिटी स्टोर पे लड़ना था। सो विद इन फ्यू ईयर्स मंथ्स इनफैक्ट आई डिसाइडेड कि ये मैं उनकी इलेक्शन कैंपेन को फाइनेंस करूंगा, बिकॉज पीछे से महंगा हो गया था और वो कहते नहीं आपने इससे ऊपर नहीं बेचना, हम तो लोगों से वादा किया है हमने। सो दैट्स हाउ इट कोलैप्स। मेरा ख्याल 1-1.5 साल चला था। उससे लेसन ये मिला था कि गवर्नमेंट के साथ कोई काम नहीं करना। बड़ा अच्छा लेसन है। गाड़ियों के प्रोडक्शन के हवाले से पाकिस्तान में क्या तरीकाकार होता है और इतना इंतजार क्यों करवाया जाता है, और क्या बाकी सारी दुनिया में भी ऐसा ही होता है, गाड़ियों में आपको इतना ही वेट करना पड़ता है? सिस्टम आप गाड़ियों का बाकी दुनिया और पाकिस्तान को कैसे देखते हैं? सर 2 सिस्टम है, एक होता है पुल, एक होता है पुश। ठीक है। दुनिया में गाड़ियों का सिस्टम, ये प्री कोविड बता रहा हूँ, कोविड के बाद तो दुनिया भी हमारी जैसी होगी। ठीक है। सो वहाँ पे पुश था। आप अमेरिका में, कनाडा में कहीं भी जाएंगे, शोरूम फ्लोर भरा हुआ है गाड़ियों से, डीलर के पास गाड़ी आप जाएंगे उस वक्त आपको दे देगा। वहाँ पे कोई भी गाड़ी कैश पे नहीं है, सारी जो इंस्टॉलमेंट पे है आपको उसी वक्त इंस्टॉलमेंट मिलेगी, इंश्योरेंस होगी और आप सर्टन लेट्स से फ्यू $100 देके गाड़ी ले आएंगे। ठीक है। ठीक है। गाड़ी लेना वहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हर बंदा ले लेगा। पाकिस्तान में उल्टा है, हमारे यहाँ पुल मॉडल था। आप गए, आपने बोला मुझे गाड़ी चाहिए, हाफिज अहमद के उस पर बनेगी, आपने देना है पीओ, आपके नाम से जाएगा ऑन अकाउंट ऑफ हाफिज अहमद और वो जाके जमा हो जाएगा XYZ कंपनी में और फिर उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट होती थी। वो पुल था। ठीक है। ठीक है। तो ये तो पुल और पुश का फर्क हो गया। तो शोरूम फ्लोर पे कोई भी गाड़ी जो है वो बगैर किसी ऑर्डर के नहीं आती थी। ठीक है। ठीक है। कोविड के बाद क्या हुआ कि, और इसकी वजह क्या थी कि हमारे यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ यूनिट्स थी। पहले तो प्रोडक्शन 3 कंपनियों की थी, उसके बाद जब और भी कंपनी आना शुरू हुई, 13 कंपनियां थी 2000 जो आपकी 16 की पहली कॉम्प्रिहेंसिव ऑटो पॉलिसी के तहत नहीं, बट उन प्लांट्स को लगने में थोड़ा टाइम लगता है। हमारे यहाँ लोग पता है बड़े लोगों के अंदर सब्र नहीं है। आज मैं आपको बता के जाऊंगा कि जी XYZ कंपनी आ रही है, तो शाम तक 25 कंपनियों ने जो है ना ऑनलाइन पेज लगा देना है। सुनील मंज एंड कंपनी जो है गाड़ी लेके आ रही है पाकिस्तान में। हाँ, बिल्कुल। ऑल्टो को उड़ा देगी, मैं एवं मार के चला जाऊंगा 10 लाख रुपए की आ रही है, मुझे फ्री की मार्केटिंग मिल जाएगी, गाड़ी मिले या ना मिले। वो हमारे एक आपके दोस्त हैं, उनको बड़ा शौक है इस तरह का, वो कभी कुछ लगा देते हैं, कभी कुछ लगाते हैं। 10 लाख की इलेक्ट्रिक गाड़ी, 20 लाख का फलां, स्टारबक्स पाकिस्तान। वो मैं उनको कहता था कि हंस लिया करें और खुश हो जाया करें, तो लोग खुश होते रहते हैं। बट वो एक चीज की तो खैर पॉइंट ये था कि यहाँ पे प्रोडक्शन जो है ना, इसलिए हमेशा से मेरा पुल मॉडल था, पुश मॉडल नहीं था, पुल मॉडल था। कोविड के बाद पूरी दुनिया में जो प्रोडक्शन साइकिल डिस्टर्ब हो गए। आज अगर आपको यूएस में कोई टेस्ला लेनी है तो 3 साल या 2.5 साल की बुकिंग पीरियड है। उसका मतलब ये है कि जिसके पास आ गई तो जो ऑन की बिलाल लानत हमारे मुल्क में थी वहां पे भी आ गई है, वहां पे भी आ गई। सो आपने कॉर्वेट लेनी है, टेस्ला साइबर ट्रक लेना है, कुछ भी लेना है तो आपको उसमें बुकिंग करनी पड़ेगी, वेट है, और अगर हाजिर चाहिए तो आपको ऑन देना पड़ेगा। ठीक है। अब हमारे उल्टा हो चुका है पाकिस्तान में पोस्ट कोविड। अभी इस साल के अंदर खास तौर पे इस टाइम पे कोई ऐसी गाड़ी नहीं जिसपे आपको ऑन मिले, सब ऑफ पे। अच्छा। क्योंकि लेने वाला कोई नहीं, गाड़ियां महंगी इतनी हो गई। और फिर दूसरा हमारे मुल्क के हालात इतने खराब हो गए, लोगों के पास गाड़ियां देखिए, पहले भी मसला ये है कि गाड़ी काफी हमारे यहाँ ना लोग अगेन वी एज ए नेशन हम सारे जो है ना दूसरे को ब्लेम करते हैं। हमारा जो है ना पैमाना किसी के लिए मोरालिटी का, मैं कहूँगा जी हाफिज साहब जो है ना वो तो हाथ सीधे से पानी पिए, हाफिज साहब जो हैं वो सिग्नल ना तोड़ें, फलाना जो है ये ना करे, मेरे लिए सब आंखें बंद कर लें। ठीक है। तो आप जिस बंदे को मिलेंगे वो आपको ऑन को गालियां देता नजर आएगा, ऑटो इंडस्ट्री को गालियां देगा, बिग 3 को गालियां देगा, और अपनी फोन बुक उठा लें। और मैं आपको चैलेंज करता हूँ 100 में से जो अगर 90 लोग थे ना उनके अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई ना कोई ऑन पे गाड़ी जरूर बेचता होगा। ऐसा ही होता है। कोई घरेलू खातून होंगी वो कहेंगे जी हमारा तो काम ही है, कोई बंदा अपना बिजनेस कर रहा है जी, साइड बिजनेस ही है, तो सब करते थे, लेकिन गालियां सब देते थे। ऐसा ही है। व्हाटएवर आई डू रॉन्ग आई ब्लेम ऑन अल-कायदा वाली स्टोरी है। बिल्कुल ठीक है। तो वो करते थे सारे लोग। एंड यूजर कोई नहीं था पहले भी, समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रोडक्शन जो है वो सारी उठा लेते थे, ठीक है, और मार्केट में शॉर्टेज होती थी। अब पिछले साल से कंपनियों के पास CKD किटें नहीं है, गाड़ियों की फैक्ट्रियां महीने में 10 दिन बंद रहती हैं। बाय दैट वर्च्यू तो इस टाइम पे ऑन छत से बाहर होना चाहिए, बट वो नहीं है, बिकॉज उनको पता है कि इस टाइम हम गाड़ी बुक कराएंगे तो आगे लेने वाला कोई तो इसलिए प्रैक्टिकली तमाम गाड़ियां ऑफ पे। इस तरह कोई आपको कह रहा है मैं आपको रजिस्ट्रेशन फ्री दूंगा, कोई कहता है इंश्योरेंस फ्री दूंगा, कोई कहता है जी मैं आपको साल का मेंटेनेंस फ्री दूंगा। सो प्रैक्टिकली हर गाड़ी इस टाइम ऑफ पे।
सुनील भाई, पाकिस्तान में हम देखते हैं, शायद बाकी दुनिया में भी देखते हो, लेकिन मैं यूरोप में, यूके में तो रहा हूँ, मैं ट्रैवल करता रहा, तो मैंने वहाँ पे कभी ऐसा नहीं देखा कि कम उम्र जो बच्चे वो ड्राइविंग कर रहे हों और मज़ेदार काम हो। पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। आप इसको कैसे देखते हो और क्या आपने इस पर कोई कोशिश की है कि ऐसा नहीं होना चाहिए? और हादसात की सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान में आपकी नज़र में क्या होती है? बिल्कुल सर, कोशिश की। मेरा ख्याल है हादसात की जो सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे यहाँ एक तो अंडर एज ड्राइविंग है। अंडर एज के अलावा दूसरा बड़ा मीनिंग ये है कि अगर आप पिछले दिनों CTO साहब का मैंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने बड़ा सरप्राइजिंग फिगर दिया, 7 लाख लोगों के पास जो है लाइसेंस है सिर्फ पंजाब पूरे में, ठीक है, जबकि 70 लाख गाड़ी है, ओनली 10% के पास है। और दूसरी चीज पे उन्होंने तवज्जो मबजूल कराई, बड़ी इंपॉर्टेंट थी, कोविड से उतने लोग नहीं मरे जितने आपके रोड एक्सीडेंट में मरते हैं, लेकिन उस पर कोई तवज्जो नहीं देता। अब आप बात करते हैं बच्चों की, तो जो भी बच्चा घर से निकलता है वो घर वालों को बताए बगैर तो बहुत कम परसेंटेज निकलती है ना। बाकी तो अगर आप जाएं जरून शहर में, जो मोटरसाइकिल आपका है वो बच्चा पूरा दिन सौदा लेके फिर रहा है, ला रहा है, वो सबको पता है। या अगर आप देखें जो वन व्हीलिंग करते हैं, सारा कुछ करते हैं, घर वाले अगर डिस्करेज नहीं करेंगे तो नहीं होगा। आप उनको समझाने की कोशिश करें तो वो आपको आगे से और उल्टा सुनने को पड़ जाता है कि जी आपको बातें आती हैं, आपके लिए लग्जरी है, हमारे घर में और कोई नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से घर पे शुरू होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो 7 लाख लाइसेंस वाले भी हैं उनमें से भी मेरे ख्याल है सिर्फ 10% होंगे जिनको गाड़ी चलानी आती है, जिनको रोड सेंस है। बाकी लाइसेंस भी वैसे बाकी जो लाइसेंस वाले भी हैं वो लाइसेंस बेशक गाड़ी चलानी आ जाए, गाड़ी चलाना इन इटसेल्फ गाड़ी चलाना नहीं, आपको रोड सेंस आनी चाहिए कि आपने इंडिकेटर का इस्तेमाल इंडिकेट करने के लिए करना है। हमारे यहाँ तो फर्ज के तौर पे करते हैं कि मुड़ते हुए अगर गलती से हाथ लग गया तो मैंने इंडिकेटर दे दिया था। फिर हमारे यहाँ एक नोशन दुनिया में अपनी अलहदा बनाई हुई है, अगर आप यूरोप में जा रहे हैं कहीं आप किसी को हॉर्न दें या लाइट दें तो वो आपको राइट का इंडिकेटर दे, ये नहीं कहता कि मैं जा रहा हूँ। हमारे यहाँ ये है कि जी मैं जा रहा हूँ। फिर यहाँ डबल इंडिकेटर का अपना मकसद है कि जी मैं आपको रेस ऑफर कर रहा हूँ, ये मैंने आपकी बेइज्जती कर दी है। तो हमारे यहाँ तो कई ऐसे सिग्नल हैं जो हमने खुद बना लिए हैं। तो मुझे ये लगता है कि एक वो रोड सेफ्टी हमारे यहाँ जीरो है। आप सड़क पे जा रहे हैं, कल आप जा रहे हो तो पता लगता है कि यहाँ पे सड़क थी, अगले दिन पता लगता है खोद दी है, फिर कहीं बैरियर रख देते हैं। इस तरह बहुत से लोगों की जाने जाती है। तो ये मतलब मैंने जो आप कह रहे हैं ना कि सरकार, लोग, मैं, आप सब अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं इस हजूम को जो सड़क के ऊपर मौजूद है। ट्रैफिक नहीं, आप उसको हजूम कह सकते हैं। बट मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ, वी ट्राई टू एजुकेट पीपल कि यार, और एक और कॉन्सेप्ट बड़ा हमारे यहाँ पे कि जी तेज गाड़ी वाले से शायद एक्सीडेंट होता है, ऐसा नहीं है। आहिस्ता गाड़ी पे भी फाइन होता है। अगर आप यूरोप में हैं, यूएस में, आप सिग्नल पे फोन पे लगे हुए हैं और पीछे गाड़ियां खड़ी हैं तो वो आपको वहां पे अगर हॉर्न नहीं भी देते तो आपको ऐसा हॉर्न देके जाएंगे कि आपके तबक रोशन हो जाएगा। बिल्कुल हमारे यहाँ अजीब कॉन्सेप्ट है, आप किसी को हॉर्न दे दें या वो सड़क के सेंटर में लगा होगा, वो क्या कर चला जा, बड़ी गड्डी से असली कर रहे हैं। दूसरा, हमारे यहाँ पे जी एक और बड़ी मोरालिटी सिखाई जाती है कि सड़क के ऊपर जो रोड रूल्स है ना, अगर आप उसको फॉलो नहीं करें और आप मेरे से उम्र में बड़े हैं तो मैं आपको कह भी नहीं सकता। ये भी है, बिल्कुल बिल्कुल। जो आपसे उम्र में बड़ा है ना, उसके पास लाइसेंस टू किल है। बिल्कुल। आप किसी बुजुर्ग को कहेंगे सर आप, एक मुझे अच्छी तरह याद है, मतलब डिफेंस में एक सड़क पे जनाब उल्टे आ रहे थे, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, मैंने आगे गाड़ी रोक दी, उन्होंने मुझे इशारा किया साइड से लंघ जाए, थल्ले उतार गाड़ी। मैं कहा नहीं। जो वो 5 मिनट बाद आ गए, की तकलीफ है? मैं कहा सर ये मेरी साइड ऑफ ट्रैफिक है, आप गलत आ रहे हैं। तो पुलिस ही है? मैं कही मैं पुलिस में नहीं हूँ लेकिन आप गलत आ रहे हैं। तेरे वर्गे जाहिल होंगे ने तेनों बड़े छोटे से तमीज नहीं। मैं कहा सर जाहिल तो वो होता है जो गलत चीज पे आके बहस कर रहा है, आप मेरे से बहस करें, मैं तो आपसे अभी भी आप कह के बात कर रहा हूँ। तेरे वर्गे बड़े देखे, बोले भाई आपको बता रहा हूँ, आप किसी को कोई समझाने, कोई अंडर एज जा रहा होगा, आप उसके पेरेंट को बुला के पाएंगे, वो कहेंगे चल तू अपना काम कर, तू अपना बता रह। सो हमारे यहाँ पे जो है ना एक ये बड़ा कल्चर है कि हम फौरन तमीज को, मजहब को बीच में ले आते हैं, ये भूल जाएंगे कि क्या करना है। बिल्कुल। सड़क बंद कर देंगे जुमे के टाइम पे, सड़क बंद कर देंगे, वो अपना कोई अपनी इंटरप्रिटेशन हर किसी। हालांकि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप किसी भी जुमे के टाइम पे, किसी टाइम पे सड़क बंद कर रहे हैं, अगर किसी कोई एम्बुलेंस या किसी एक की जान चली जाती है तो उस जान के हिसाब कौन देगा? और ऐसा होता है हमारे मुल्क में ऐसे ही कि लोग इस तरह सड़क बंद कर देते हैं। और ये अच्छा सुनील भाई, महंगाई ने किस हद तक अफेक्ट की है आपकी इंडस्ट्री को? क्योंकि बाकी सब इंडस्ट्री हमारे पास जो भी गेस्ट आते हैं हम उनसे पूछते रहते हैं ओवरऑल आपके बिजनेस को, और ओवरऑल अगर हम गाड़ियों के बाइंग एंड सेलिंग की बात करें उस पर कितना फर्क पड़ा है? अच्छा, महंगाई का सर सबसे बड़ा इंपैक्ट अगर देखा जाए ऑटो इंडस्ट्री पे, ऑटो इंडस्ट्री की भी 2 पोर्शन अक्सर लोग भूल जाते हैं, मोटरसाइकिल्स और कार। ठीक है। मोटरसाइकिल इज द बिगेस्ट पोर्शन, बट वो इतना फैंसी में नहीं आता। अगर आप देखेंगे कहीं भी तो गाड़ियों के बारे में ज्यादा जिक्र होता है। मुल्क का बजट आना होता है, लोगों को रोटी आटे के प्राइस के बारे में इतनी टेंशन नहीं होती जितना हर कोई होता है कि इंपोर्ट खुलेगी कि नहीं खुलेगी, गाड़ियां से ड्यूटी लगेगी कि नहीं लगेगी। बट वो एक जनरली हमारा एक एज कहते हैं ना एक गॉसिप है या लोगों को शौक है। सो ऑटो इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो मोटरसाइकिल है। मोटरसाइकिल प्लांट में से इस टाइम पे सूरत हाल ये है कि जो नंबर 2 प्लांट था वो आपका बंद हो चुका है डिमांड की, अगर हम नंबर ऑफ प्रोडक्शन के लिहाज से। पहला प्लेयर जो 10 लाख पे था, जो 5 लाख बनाता था वो बंद हो गया है। इसी तरह सबकी प्रोडक्शन तकरीबन 10% पे खड़ी है। रीजन ये है कि मैं हमेशा बताता हूँ कोई भी इकोनॉमी हो ना तो वो मिडिल क्लास पे चलती है। जो अपर क्लास है ना, अगर आप पिछले 2 साल की हिस्ट्री निकालेंगे तो पाकिस्तान की हिस्ट्री की
महंगी तरीन गाड़ियां इंपोर्ट ही होंगी। आपने भी देखा होगा जी, सबसे महंगी गाड़ी रजिस्टर होगी, सबसे महंगी वो होगी, वो अशरफी है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने ना स्पेंडिंग यहाँ पे करनी है, ना उन्हें कोई खाने पीने, उनका सब बाहर से आना है। बिल्कुल। एक बेर मिनिमम बेचारा आपका चौकीदार है, आपका ऑफिस बॉय है, उसको आप पहले भी 20,000 25,000 दे रहे थे, वो जहाद ही कर रहा है, मुझे नहीं समझ आता वो कैसे जिंदगी गुजार रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, तो इकोनॉमी ना वो चला रहे हैं, ना वो चला रहे हैं, मिडिल क्लास चलाता है। अब मिडिल क्लास की सूरत हाल ये है कि आपने सैलरी टैक्स बढ़ा दिया, वो घर जाता है, उसकी पर यूनिट कॉस्ट बढ़ गई, जो पिछले साल उसका बिजली का बिल था उससे कम इस्तेमाल से बिजली का बिल ज्यादा हो गया। वो पेट्रोल डलवाता है, एवर हाइस्ट पे पेट्रोल है, बिल्कुल। वो सड़क पे जाता है, आप उससे रोड टैक्स लेते हैं जो कि हर साल आप बढ़ाते हैं टोकन टैक्स के नाम पे। फिर वो पार्किंग में कहीं जाके जाता है तो उसको कोई फ्री पार्किंग नहीं है, पहले तो पार्किंग है नहीं, फिर सड़क पे गाड़ी खड़ी करने के वो पार्किंग के पैसे देता है। वो अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाता है तो उसके ऊपर भी टैक्स के ऊपर फर्दर टैक्स है, और फिर उसको नोटिस भी आता है कि बच्चों की फीस कहाँ से दे रहे हो। तो मतलब उसको आप हर तरह से मिडिल क्लास को आपने जकड़ दी है। तो सिंपल सी बात है, वो आपको ट्रांसलेशन आप देख लें, हमारे पार्क व्हील्स के हम अपने अक्सर ब्लॉग में लिखते हैं कि टोटल प्रोडक्शन कहाँ गई है। तो मोटरसाइकिल्स की प्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया कि मैक्सिमम 25-30% पे खड़ी है। ठीक है। गाड़ियां जो पिछले साल आपको हाईएस्ट पे जा रही थी, 2.5 लाख यूनिट प्रोड्यूस हुए थे, वो 1,40,000 पे खड़े हैं। और इंडस्ट्री जो है तबाही के दाने पे नहीं है, बल्कि तबाही हो चुकी है, समझे। रीजन ये है कि मैं हमेशा लोगों को समझाता हूँ कि एक यूनिट बनाना हो ना, कोई प्रोडक्शन यूनिट, और उसको चलाना हो तो आसान काम है। जब वो सिक यूनिट हो जाता है ना, उसको रिवाइव करने में आपकी डबल मेहनत लगती है। तो ये अभी भी जो है ना, इंडस्ट्री जो है वो तकरीबन सिक यूनिट की तरफ जा रही है। और रीजन ये है कि आप मिडिल क्लास को मारे जा रहे हैं, और ये समझ नहीं आ रही लोगों को, जो टैक्स कलेक्शन वाले भी हैं, जो सरकार भी है, कि हमने बचपन में एक बड़ी नॉर्मल सी एक चीज सुनी थी, मुर्गी अंडा दे रही है ना तो उसको एक दफा ना ज़िबा करो। अब आप उसको एक दफा ही ज़िबा कर रहे हैं। ये जितने लोग हैं मिडिल क्लास जो है, जो सैलरीड क्लास है, आप उसका फॉर द हाईएस्ट स्लैब, अगर मैं अपनी सैलरी का 40% टैक्स दे हूँ, अभी कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं। ठीक है। 40% मैं टैक्स में दिया है, 60 में लेके गया। ठीक है। उस 60 में से मैंने जो चीज खाई पी, आपने 18% जीएसटी निकाल दिया, दोबारा बिल्कुल 60 में से 18 और निकाल दें, कितना रह गया? 42 रह गया। 42 के बाद आपने मजीद चीजें जो ली उन पे विद होल्डिंग टैक्स, फ्लांट, गाड़ी खरीदी तो गाड़ी में भी 40% टैक्स है, तो फिर आपके पास तो क्या रह गया? 5-7% रह गया अपने लिए। सो हर बंदा आपके लिए बेसिकली एक टैक्स का जो मैकेनिज्म है। दुबई को देख लें, मैं हर एक से कहता हूँ कि जिस बंदे ने दुबई गया ना, दुबई दुनिया में एक ऐसी एग्जांपल है कैपिटलिज्म की कि आपने जो बोया जो काटा वहीं पे छोड़ गया, वहीं पे छोड़ गया। मैंने आज तक कोई बंदा नहीं देखा जो वहां से आके तर गया, वो वहीं पे रहे, उसने सालिक भी देना है, कहने को वो नॉन टैक्स सोसाइटी है, ठीक है, बट वो इनडायरेक्टली आपको कमा के दे रहे, तो भाई आप उस मॉडल को फॉलो कर लें। हमारे यहाँ बजाय आप टैक्स बेस को बढ़ाएं, आप कहते हैं यार ये 10 लोग आए ना शिकंजे में, इन्हीं को जुबा कर देना। मतलब अगर मैंने टैक्स कलेक्ट करना हो, मैं आपको बता सकता हूँ कि मुझे 10 तरीके पता है जिससे आपका टैक्स रेवेन्यू बढ़ सकता है, बट आप कर कह रहे हैं, आप कह रहे हैं यार जो दे रहा है ना उसी को जिबा किए जो बाहर है टैक्स नेट। और मजे की बात ये है कि एज अ सोसाइटी जब हमारे लोग आते हैं ना एज एहतसाब करने पे, वो हुक्मरानों का हो किसी का भी हो, वो जी साढ़ा टैक्स का पैसा, वो भाई तुसी दिता सी सही कह रहे हैं। 90% टैक्स दिया नहीं, लेकिन हिसाब मांगने वो भी जा रहे हैं। तो ये तो हमारे यहाँ पे मतलब हमारी डुअल पर्सनैलिटीज हैं। मैं तो इस हद तक कहता हूँ कि जब ये कोविड आया था, यहाँ इलेक्शन होता है, जो टैक्स नहीं था उसको वोट ना कि वो क्यों वोट दे? बड़ी जबरदस्त चीज है, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। देखिए जब आप मुल्क, मैं आपसे कहता हूँ कि जी हाफिज साहब, मुझे जो है ना अपने आप को चलाने के लिए, या हम एक इदारा बना रहे हैं उसको चलाने के लिए ना पैसे चाहिए, 10 रुपए सारे डालें। आप कहने यार मैं नहीं पाता, तो फिर उस इदारे से फायदा उठाने का आपको कोई हक नहीं। और फिर मुझे ये भी हक नहीं, मैं इस इदारे में ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, जब मैंने हिस्सा नहीं डाला, आप उससे फैसिलिटेट भी नहीं होंगे। हर बंदा सड़क इस्तेमाल भी करेगा और फिर कहेगा वो ये फलाना टैक्स खा गया, और फलाने ने पुल बनाते, फलाने ने ये कर दिया, उसने फ्री एजुकेशन दे दी, उसने फ्री, कोई भी हो, मैं किसी को फॉलो नहीं करता, आई बी वेरी ओपन विद यू। मेरे लिए जो पाकिस्तान के लिए अच्छा करेगा मैं उस चीज को अच्छा कहता हूँ, जो बुरा करेगा बुरा कहता हूँ। लेकिन जनरली ये चीज हमें समझने की जरूरत है कि भाई टैक्स देना हमारा फर्ज है, उसको लगाना उन्होंने कैसे है, फिर उसको क्रिटिसाइज बाद में करेंगे, देना नहीं और पहले क्रिटिसाइज करते रहना, वो बड़ा गलत है। बिल्कुल। थोड़ा सा अगर इनकम के ऊपर आए, कितने पैसे कमा लेते हैं आप? यार चले पैसे ना बताइए। नहीं, मैं बड़ा क्लियरली आपको बताता हूँ कि मैं सैलरीड इंडिविजुअल हूँ, ठीक है, और मैं कंपनी से सैलरी ड्रॉ करता हूँ। हमने कोई सेट कंपनी नहीं बनाई, इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एवरीथिंग इज ब्लैक एंड व्हाइट। मुझे अक्सर लोग कहते हैं वीडियो के नीचे FBR, मैं कहता हूँ यार बुला लो भाई, पहले 40% दे के आ रहे हो तो बाद की जान लेनी है। तो आप कितनी सैलरी लेते हैं फिर? यार एक अमाउंट तो नहीं कह सकता, बट मेरे ख्याल से अगर मैं आपको कंपैरिजन में बताऊं तो मैं अपने क्लास फेलोज में या मेरे जितने पीयर में मेरे जितने अलाउंस वाले लोग थे, मैं उनसे हाफ से भी नीचे हूँ। उसकी रीजन ये है कि अगर मैं हमेशा कहता हूँ कि इफ यू इक्वेट सक्सेस विद मनी, आई एम नॉट सक्सेसफुल। बट अगर आप ये देखें कि आपका जिंदगी में गोल क्या है, आपने गोल क्या सेट किया और आप उसको कर रहे हैं, अगर वही पता है दुनिया में मैं पैसा कमाने आया हूँ तो मैं नाकाम हूँ।
अगर मैं दुनिया में मैं अगर पार्क व्हील्स की बात करूं तो पार्क व्हील्स का मेन मिशन ये है कि वी वांट टू रेवोल्यूशनाइज द वे पीपल बाय एंड सेल कार। ये पहले दिन से हमारा मोटिव है। ठीक है। सो अगर आप कंपेयर करें इस 20 साल में हमने क्या क्या किया, क्या वो रेवोल्यूशनाइज हुआ कि नहीं, तो फिर तो यार्ड स्टिक अगर ये है तो मैं सक्सेसफुल हूं। अगर पैसा बनाना है तो फिर नहीं। क्लियर सी एग्जांपल है, मैंने आपको बताया कि 2003 में जब हम लोग शुरू हुए तो गाड़ी सिर्फ अखबार में बिकती थी और कोई मीडियम नहीं था। हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासिफाइड लाया, लोगों ने कहा कमाल होगी, तबाही फेर दिया, आपने उड़ा दिया। आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हुआ, वाइप आउट हो गया। अब आपको प्रिंट के अंदर कहीं भी 4-5 ऐड नजर आएंगे। हमारे पास 80,000 प्लस लिस्टिंग है जो लाइव है, जो कि हर 45 दिन बाद एक्सपायर, ये नहीं कि रखी रखते हैं। फिर उसके बाद उसमें चीजें ऐड की, फिल्टर ऐड किए। अब आप इस लेवल तक पार्क व्हील्स पे गाड़ी सर्च कर सकते हैं कि आप कहते हैं जी मुझे सुजुकी मेरान चाहिए और लाल रंग की चाहिए और मियां चन्नू में चाहिए, बिल्कुल आप फिल्टर लगा लें। ठीक है जी। उसके बाद है। हमें पता लगा कि जी यूजर को ये मसला है कि जी उसने अब गाड़ी लेनी है। अब हाफिज साहब को ऑनलाइन ट्रेड का जरूर पता है, लेकिन वो गाड़ी का पेंट चेक करना नहीं जानते। अब आपने गाड़ी लेनी है, क्योंकि नई गाड़ी तो मिलती नहीं थी, तो यूज गाड़ी और न्यू गाड़ी का डिफरेंस क्या था? एसिमेट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन था, वो खत्म करनी थी। आपको अपनी गाड़ी के बारे में कम पता है, मैं सेलर हूं, मुझे ज्यादा पता है। उसके लिए हम पाकिस्तान के अंदर थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन लेके आए, जो पार्क व्हील इंस्पेक्शन सर्विस है, बिल्कुल उसने उसको खत्म किया। सो आहिस्ता आहिस्ता किया। फिर इसी तरह लोगों को फाइनेंसिंग के बारे में, फिर लोगों को गाड़ियों के बारे में नहीं पता था, वो हमने जो रिव्यूज शुरू किए, जिसके माशाल्लाह मैं आपको बता रहा था कि हमारे 2 मिलियन माशाल्लाह फॉलोअर हैं। सो लोगों को इन्फॉर्मेशन दी और बहुत से लोगों के कारोबार जो कि इस तरह चल रहे हैं। इससे अगेन ये सारी चीजें अगर हम उनको देखें तो पूरा लैंडस्केप चेंज हो गया कि किस तरह इतना आसान हो गया है। मैंने जब गाड़ी लेनी थी, अभी रिसेंटली मैंने चेंज करनी थी, तो मैंने जाके देखा कि किया स्पोर्टेज, तो मैंने स्पोर्टेज के तीनों वेरिएंट इकट्ठे डाल के दो देख लिए कि इसमें ये फीचर एक्स्ट्रा, ये नहीं। अदरवाइज तो आप जाके अलग। मेरा एक और एक्सपीरियंस हुआ पार्क व्हील से जो मुझे बड़ा फायदा हुआ। और ये कोई मार्केटिंग नहीं है, जनरल बात आपको बता रहा हूँ। लोग अजीब बातें समझते, लोग कहते हैं सारा एक्सपीरियंस आपके साथ ही होगा। भैया हम भी अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी इंसान दुनिया में रहता है वो कई चीजें एक्सपीरियंस करते रहते हैं। मैंने काफी साल पहले की बात है, मैंने गाड़ी खरीदनी थी सेकंड हैंड, सिर्फ घर के यूज के लिए, लेडीज के लिए कि चलो ट्राई करें। आल्टो गाड़ी थी। अब मैंने उससे जाके मैंने एक बंदे को मैं ले गया, वर्कशॉप वाले को, उसको मैंने दिखाया सब कुछ ओके हो गया, मैंने उसको टोकन दे दिया। अचानक मेरे भाई ने मुझे कहा यार हम इंस्पेक्शन ना करवा लें। मैंने कहा चलो करवा लेते हैं। वो पार्क व्हील की इंस्पेक्शन जब करवाए थे तब हमारे पास रिपोर्ट है कि गाड़ी एक्सीडेंट भी है, गाड़ी का फलां चीज भी चेंज है। तो वो बंदा भी खैर कोई मतलब सीधा था, उसने फौरन टोकन वापस कर दिया। लेकिन हमें बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ। जी जी। इवन वो जो बंदा हमारे साथ गया था उसको नहीं पता चला कि गाड़ी एक्सीडेंट है। ऐसे ही है। तो आप लोग इसमें मुझे ये बताएं कि मैनेज कैसे करते हैं? अगर आपकी जो थर्ड पार्टी है उसको जेब में पैसे डाल दे या रिपोर्ट ये अच्छा, उसमें आपका चेक बिल्कुल सही। हमने उसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं रखी। एक तो इंस्पेक्शन रिपोर्ट हमने कहीं से छापी नहीं, हमने खुद बनाई। बिकॉज हर इलाके के, हर मुल्क के डायनामिक्स चेंज है। बाहर की दुनिया में आपने गाड़ी पेंट कराई और उस पर पैसे लगा लिए, लोग कहते हैं बेहतरीन है, तो अच्छी चीज है। हमारे यहाँ उल्टा है, हमारे यहाँ पैसे भी लगाते हैं, नुकसान भी होता है। तो उसकी रेटिंग भी उस लिहाज से है कि किस चीज को लोग ज्यादा वेट करते हैं, किसी को कम। तो एक तो रिपोर्ट हमने खुद टोटल पॉइंट्स उसको बनाए, विद ओवर द ईयर उसको रेट भी किया, उसको बेटर भी किया। दूसरी हमारी कोई थर्ड पार्टी नहीं, हमारी अपनी इन हाउस टीम्स है सारी, ठीक है। और उसमें भी हमने कोशिश ये की है, अगेन देयर इज रूम ऑफ इंप्रूवमेंट एवरीवेयर, लेकिन हमने ह्यूमन एलिमेंट को निकाल दिया। एवरीथिंग इज गैजेट बेस्ड। सो वो ये नहीं हो सकता कि वो आपके पास लेट्स से आप मुझे कहें कि जी फलानी चीज आपका लड़का गया था करने। एक तो उनके रैंडम ऑडिट होते हैं, ठीक है, मिस्ट्री शॉपिंग होती है, उनको नहीं पता कि कौन सी गाड़ी किसकी है। मैं 6 गाड़ियां किसी एक जगह पे खड़ी करके डिफरेंट जगह पे चेक कराता हूँ और डिफरेंट टीमों से चेक कराता हूँ और उनके जो है स्कोर भी कंपेयर करता हूँ कि मैंने एक ही गाड़ी लाहौर में डिफरेंट जगहों पे करके डिफरेंट रैंडम टीमें पार्क व्हील्स की, सबने जो रिपोर्ट दी क्या हमारा लेवल एक ही है कि नहीं। जबरदस्त। वही गाड़ी अगर इस्लामाबाद की टीम कर रही है तो है कि नहीं, और उनको नहीं पता तो ये उनके साथ क्या हो रहा है, नोबडी नोस। पहली बात तो ये। दूसरी, मैंने आपको बताया ह्यूमन एलिमेंट निकाल दिया कि जी उसको पता है हाफिज साहब की गाड़ी है तो मैंने नहीं बिकने देनी, और सुनील की गाड़ी तो उसको अच्छा रिपोर्ट देना, ऐसा नहीं है। सेम यार्ड से के हाफिज साहब के लिए भी और सुनील के लिए भी, ठीक है। आपकी गाड़ी पेंट टेस्टर से टेस्ट हो रही है, उसकी तस्वीरें उसके अंदर अटैच होंगी। अगर उसने गलत किया है और उसके ऊपर आप कंटेस्ट भी कर सकते हैं। देखिए मैं हमेशा कह रहा हूँ देयर आर चांसेस ऑफ एरर एवरीवेयर। आप कहते हैं यार आपकी टीम ने मेरी गाड़ी चेक की, मैं कंटेस्ट करना चाहता हूँ कि ये पेंट जो है पीस उन्होंने कहा वो नहीं है। हमारी टीम अगली दूसरी टीम उसको असाइन होगी, वो आएगी, वो चेक करेगी। दे विल आइदर से कि यार वो उसने सही कहा था, और अगर उसमें कोई एरर होगा तो दे विल से कि हाँ जी उन्होंने गलती से उनसे हुआ है, जो भी रीजन थी दे विल गिव यू एक्सप्लेनेशन। तो इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि हम जो है एक तो अपनी आंखें और कान खुले रखें, और 2-3 चीजें जो मैं लोगों को समझाता हूँ कि मार्केट में देखें हमारे मुल्क में जहाँ पे आप अच्छी चीजें कर रहे होते हैं उसकी नकल वाले बड़े आते हैं। बिल्कुल आते हैं। तो गाड़ी की इंस्पेक्शन जो है जब आपने लेनी है तो आप खुद बुक कराएं, बजाय इसके मैं कहूँ कि जी मैंने करा के रखी हुई है, मैं आपको फोटोशॉप करके तस्वीर भेज दूं। ये भी होता है मार्केट में, यहाँ पे जाली ऑप्शन शीटें भी चलती हैं, जाली इंस्पेक्शन शीटें भी चलती हैं। पीडीएफ बना के भेज देंगे, भाई हम पीडीएफ में देते नहीं, हम आपको क्लिकेबल लिंक देते हैं, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। तो ये 2-3 चीजें जिसके ऊपर मजीद हम काम कर रहे हैं, और अगेन हम चीजों को मजीद इंप्रूव करते रहते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज है, पाकिस्तान के अंदर जब भी आप कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं तो आपके पास 2 रास्ते होते हैं। आपके पास 2 रास्ते नहीं, आपको लोग 2 तरीकों से अप्रोच करते हैं जो माफियाज होते हैं।
एक धमकी और एक ऑफर। और आपकी माशाल्लाह मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, जब भी आप बता रहे होते हैं आप नई नई गाड़ियों में भी जी इसमें मुझे ये चीज़ बुरी लग रही है, ये चीज़ अच्छी लग रही है। धमकी और ऑफर में से क्या क्या है कभी किसी कंपनी की तरफ से कि भाई हमारी ये ऑफर ले लो, हमारी गाड़ी को सबसे अच्छा रेट कर दो? अच्छा, कभी धमकी मिली हो? अच्छा, मजे की बात है कि मेरा ख्याल से मैंने एक चीज़ जो अपने लम्स के स्टे में सीखी थी और बाबा अली साहब ने हमें चीज़ सिखाई थी, ये मतलब वो बहुत से लोगों के मेंटर हैं सैयद बाबा अली साहब। इनफैक्ट तो उन्होंने हमें एक चीज़ सिखाई थी कि यार जो सीधा रास्ता होता है ना वो थोड़ा तकलीफ वाला ज़रूर होता है, लंबा भी होता है, बट यू शुड नेवर टेक शॉर्टकट्स। ठीक है। और जब आप शॉर्टकट नहीं लेते, आपके पास कोई ऐसी कमजोरी नहीं जो किसी दूसरे के पास है, तो कोई आपको ना धमकी देने की कोशिश करता है ना वो कभी ये हिम्मत करता है। तो मैं अल्लाह का शुक्र है 20 साल हो गए मैं इंडस्ट्री में, मेरे तक आज तक मैं यही कहूँगा इफ आई मे यूज द वर्ड, मेरे से किसी की ऐसी बात करने की हिम्मत नहीं हुई कि वो मुझे ऑफर कर सके। ठीक है, ये जरूर हो सकता है कि किसी बात पे बहस हो सकती है कि वो आपने हमारी गाड़ी के बारे में ये क्यों कहा, हाँ, आपने हमारे फ्यूल के बारे में ये क्यों कहा। मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई मेरा मुंह है, मैं कह रहा हूँ, मैं कोई इश्तिहार तो नहीं बना रहा। अगर आपने इश्तिहार बनाना है आप बनाएं, टीवी पे चलाएं, मुझे तो जो फील हो रहा है मैं अपने मुंह की बात कर रहा हूँ, सुनील ये कहता है। ठीक है, आप किसी और से कोई 25 लोग और हैं, 50 लोग रिव्यू कर रहे हैं, जो मर्जी कहते हैं। अगर आपको लग रहा है मैं गलत कह रहा हूँ, आप टीवी बंद कर दें, चैनल चेंज कर लें, जो मुझे देखना चाहता है वो देख रहा है। तो पहली बात ये धमकी नहीं, बिकॉज आई थिंक देर और मतलब देखें सारे अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कोई ऐसा नहीं है। इस ऑटो इंडस्ट्री पाकिस्तान की मेरे ख्याल है सबसे ज्यादा क्लीन इंडस्ट्री स्टेट में, कि एवरीथिंग इज ब्लैक एंड वाइट, सब कुछ टैक्स पेड है, कॉर्पोरेट है, सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, समझते हैं एक दूसरे को। और इंडस्ट्री पहले तो बहुत छोटी थी, 3 प्लेयर थे, फिर उसी में से निकल के लोग इधर उधर गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कभी वाकया नहीं हुआ। यस, बदमज़गी जरूर होती है, बदमज़गी है, नाराज हो जाते हैं लोग। अब देखिए, आपने किसी के बारे में लिखना है, मैंने आज लिखा है कि जी आप गाड़ी की डिलीवरी डिले दे रहे हैं, मेरी आपकी दोस्ती जरूर होगी। आप कहेंगे यार तो क्यों लिखा है, मैं कहूँगा भाई आपकी मेरी दोस्ती है, पब्लिक एट लार्ज, आप गाड़ी नहीं दे रहे तो मैं क्या करूँ, मेरी गलती तो नहीं है। या कोई कंपनी आई है वो क्लेम करती है कि जी मैं फलां मुल्क की हूं, मैं कहता हूं नहीं फलां के हैं, तो मैं अपनी क्रेडिबिलिटी आपके लिए तो खराब नहीं कर सकता। और ये मैं हमेशा ही कहता हूं कि ये रिस्पेक्ट, ये क्रेडिबिलिटी जिस तरह प्यार से लोग हमें मिलते हैं वो आपको अर्न करनी पड़ती है ओवर द ईयर्स। मतलब अगर 2003 में पाक व्हील्स कह दे कि ये गाड़ी ऐसी, तो लोग नहीं मानते थे, ऑब्वियसली बात है, तब शुरू हुआ था। आज 2023 में आके 20 साल के एक ट्रैक रिकॉर्ड है, जिन लोगों ने वो रिव्यू देखे। मैं हमेशा कहता हूँ कोई कंपनी वाला भी हो ना कि यार आप ये गलत कर रहे हैं, मैं करूँ यार देखो अगर मैं गलत कर रहा हूँ आपको लगता है ना, तो लोग डिसाइड कर लेंगे, लेट पीपल डिसाइड। अगर 2019 में स्पोर्टेज आई थी और उसमें मुझे कोई चीज गलत लगती थी, आज 3 साल बाद लोग मानते हैं वो गलत था, या मैंने किसी चीज की तारीफ की थी, तो वो टाइम बाय टाइम पता लग जाता है। और अगर मैंने गलत किया होगा तो लोग छोड़ के किसी और को देखना शुरू। बिल्कुल, ये तो लोगों का राइट है, जो भी उसको करें। मैं भी पिछले दिनों यूरोप के टूर पे था, तो वहाँ पे टैक्सी यूज की, तो टेस्ला आई। जी, मैंने उस पर वीडियो बनाई और मुझे कई लोगों ने गालियां भी दी उस पर, तो तुम पाकिस्तान को बुरा भला क्या। मैंने कहा बुरा भला नहीं कहा, मैंने कहा सिर्फ इतना बताया कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक कार टैक्सी के तौर पर चल रही है और पाकिस्तान में ये नहीं है। तो इलेक्ट्रिक कार्स पे थोड़ा आपको ओपिनियन लेना चाहूंगा कि एक तो उसकी इम्पोर्ट वगैरह के हवाले से बता दें कि पाकिस्तान में क्या उस पर कोई टैक्सेस हैं या नहीं है, और कभी पाकिस्तान में भी ऐसा होगा, और आपकी जाती राय क्या है कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में? सर, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में मेरी पहली राय तो ये है कि दुनिया में फ्यूचर आएगा, इलेक्ट्रिक गाड़ियां होंगी, बट लेकिन पाकिस्तान में जिस तरीके से हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लाने की कोशिश कर रहे थे, जो हमने पॉलिसी जिस तरह की, वो इससे बड़ा मजाक हम नहीं कर सकते अपने मुल्क के साथ। अच्छा, रीजन बीइंग देखें, जो इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन आनी है ना, वो टेस्लास पे, ऑडीज पे, पोर्श टाइकन के ऊपर या मर्सिडीज BMW को बैठ के नहीं आनी, मैसेज के थ्रू जब इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन आएगी। ठीक है, अब आज मैं बोलूं कि जी मैंने एग्जांपल है मोबाइल फोन की, हमारा टेक्नोलॉजी अडॉप्शन की अगर हम बात करें, अगर उस टाइम पे हमने ये पॉलिसी ना की होती कि सस्ता स्मार्टफोन आएगा हर बंदे के हाथ में होकर, हम सिर्फ अशरफिया के हाथ में रहने देते, तो ये जो सैमसंग और ये एप्पल, ये कितने ये लोग ले लेंगे। बिल्कुल, तो ना था रेवोल्यूशन। हमारा टेक्नोलॉजी अडॉप्शन का यूं गया बिकॉज हमारे यहाँ ओप्पो, पता नहीं कौन कौन से जितने भी मोबाइल आए, हर बंदे के हाथ में स्मार्टफोन आ गया। और उस टाइम पे ये PTA टैक्स की बकवास नहीं थी, 20-20 हज़ार में, 15-15 हज़ार में स्मार्टफोन आ रहा था, हर बंदे के पास चला गया। अब गाड़ियों में अगर आ जाए, तो जब इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन आनी है वो बाइक्स के, 2 व्हीलर 3 व्हीलर के थ्रू आएगी। ठीक है, आपने क्या किया, आपने जी इलेक्ट्रिक पॉलिसी कर दी, ड्यूटी की आप बात करते, वो सारा कुछ मिला के ड्यूटी, टैक्सेस, सेल टैक्स अराउंड 62-68% ऑफ द वैल्यू ऑफ द कार है, जो कि लोएस्ट है, वरना 400 समथिंग % ड्यूटी है फॉर द गैसोलीन कार। बट उसको इस्तेमाल कैसे किया गया कि जितने उम्रा थे जिन्होंने 8 करोड़ रुपए की मंगानी थी गाड़ी, उनको 2.5 की पड़ गई, 1.5 की पड़ गई, उन्होंने वो भर दी। 800 के करीब मेरा ख्याल है ऑडी ई-ट्रॉन्स आई, और 100 के करीब पोर्श टाइकन्स आ गई, इसी तरह BMW, टोटल मिला के 1000 का नंबर होगा। ठीक है, जो हमारी इलेक्ट्रिक मशीन्स की पॉपुलेशन है। ठीक है, उसमें MG की भी कोई गाड़ियां थी 150, 1000-1200 गाड़ी होगी। बट इससे रेवोल्यूशन नहीं आएगी, रेवोल्यूशन आनी है 2 व्हीलर 3 व्हीलर से। अब वो क्यों नहीं आ रहे, बिकॉज अभी ये टेक्नोलॉजी नहीं है। आपके मुल्क में 70 सीडी बाइक जो है वो 70,000 से शुरू कर 1.5 लाख तक थी, अब मेरा ख्याल है 1 लाख से 70,000 तक चली गई है, ऊपर है। 250cc जो है वो 2.5 लाख रुपए की है।
वो बंदा जो उसको किस्तों पे लेता था, उसके लिए अगर वो इलेक्ट्रिक कोई भी चीज लेता है मशीन, तो वो उससे डबल प्राइस की है। ओके, उसके लिए इम्पेडिमेंट है पहली बात। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आ जाएं, रिक्शों पे आ जाएं, तो रिक्शा तकरीबन अगेन वो भी डबल प्राइस का। वो उसके अंदर सबसे बड़ी इम्पेडिमेंट ये है कि गवर्नमेंट को अगर चाहिए ये था कि ये जो 1200 अमीरजादे हैं उनको ना देती रिलीफ, उनसे पूरी ड्यूटी लेती, क्रॉस सब्सिडाइज करती टू व्हीलर को। फिर आपने वो भी किया, चले आपने गाड़ियों में भी कर दिया। मैं चीखे मारता रह गया, मुझे याद है मैं जब ऑटो पॉलिसी है मैंने हर दफा चीखे मारी कि भाई एक सर्टेन किलोवाट आवर की बैटरी के ऊपर दो कि एक छोटी गाड़ी पे देना है, बड़े वाले से लेके छोटी वाले को करो। उन्होंने कहा नहीं, हुआ ये कि वो 1000 के 1000 वो जहाज है जो कि जिसका कोई फायदा नहीं, कोई वो तो हर एक के लिए एक टॉय है नहीं। जो कि लहदा घर में खड़ा हुआ, वो टॉय वो कोई बंदा यूज नहीं कर रहा, वो उन्होंने बस लिखा हुआ चला ली नहीं चलाई। आएगी रेवोल्यूशन, तो इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन आनी है तो बाइक्स के थ्रू आएगी। और अभी जो आजकल हालात हैं, जिसमें मैं आपको बता रहा था कि लोगों की बाइंग पावर, वो तो गैसोलीन वाला बाइक नहीं ले सकते, मोटरसाइकिल, वो कैसे लेंगे इलेक्ट्रिक? तो ये मुझे लगता है डिलेड होगा। और अभी पाकिस्तान में अभी रिसेंटली आपकी एक गाड़ी, वो काफी व्लॉग वायरल गया डकी भाई का, हाँ जी, उन्होंने आपसे ली, वो क्या फुली इलेक्ट्रिक कार है? हाँ जी, वो ऑडी ई-ट्रॉन GT थी, वो फुल इलेक्ट्रिक कार है। वो भी उन्हीं गाड़ियों में से थी कि अगर आप उसका पेट्रोल वेरिएंट लेकर आते उसी साइज की गाड़ी, उसी क्लास की गाड़ी, तो आपको तकरीबन 10-12 करोड़ की पड़ती है। आप अगर उसी में इलेक्ट्रिक ले लेते हैं तो 4-5 करोड़ की पड़ जाती है। अच्छा, ये कितने की पड़ी ये जो इलेक्ट्रिक? तकरीबन 5 करोड़ के अंदर अंदर। ठीक है, और ये आपने खुद खरीद के बेची थी या ये भी किसी एक साल पहले ली थी ऑडी से, 0 मीटर ली थी। अच्छा, आपने खुद चलाई है उसको 1 साल? बहुत कम चली थी। और साल पहले जब मेरा पार्टनर है रजा, बेसिकली उसने ली थी। ठीक है, तो वो देखता ज्यादा चलाता कम। और जब आपने ली थी लास्ट ईयर या इस ईयर, बेसिकली मैं ये कंपैरिजन लास्ट ईयर चाह रहा हूँ, अब मजीद महंगी हो गई है? हाँ जी, बिल्कुल महंगी हो गई। अच्छा, बिल्कुल ऐसे। वो तो देखिए अगर अच्छा, उसमें भी मसला ये कि हम लोग रुपी टर्म में सोचते हैं तो बड़े खुश होते हैं, बड़े पैसे कमा लिए। लेकिन अगर मैं डॉलर टर्म में देखूं तो जितने की ली थी नुकसान हुआ है, रुपी टर्म में फायदा हुआ। ठीक हो गया। सुनील भाई, एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे यहाँ जो भी गाड़ियों के मॉडल्स आते हैं, हम ये देखते हैं होंडा सिटी का जो लेटेस्ट मॉडल आया था वो शायद 3-4 साल पहले इंडिया में आ चुका था। तो ये ऐसा क्यों होता है हमारे साथ, और आपने इस पे कोई कोशिश की है कि भाई हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? अगर एक मॉडल है स्विफ्ट है जो हमारे यहाँ अभी आई है, सुजुकी स्विफ्ट, वो उससे दुनिया में बहुत कई साल पहले वो वाला मॉडल उनका लॉन्च हो चुका है। सर, उसमें एक तो 2-3 रीजन है। देखिए, मार्केट के अंदर जब भी आप कोई भी चीज प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो आपने देखना है कि उसकी कंजम्पशन होगी, वो किस प्राइस ब्रैकेट में आएगी। ठीक है, अगर हमारे यहाँ पे हम इस प्राइस में ये चीज ऑफर करेंगे, लोग लेंगे कि नहीं लेंगे। तो होंडा सिटी एक तो उन्होंने पूरा वो स्किप ही कर गए थे ना पाकिस्तान में। इसी तरह टोयोटा ने भी एक जमाने में किया था स्किप। इट्स अ सिंपल सप्लाई एंड डिमांड। अब दुनिया में इस टाइम पे टोयोटा की अगली जनरेशन है, लोग मेरे से पूछते हैं पाकिस्तान में कब आएगी। देखिए, आपने नई जनरेशन में अगर शिफ्ट करना है, अगर मैं फैक्ट्री की बात करूं, तो उनको एक बहुत ज्यादा उसके अंदर डाइस के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। जब वो उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसकी प्राइस भी बढ़ाएंगे। सूरत हाल ये है कि अभी करंट मार्केट में जो गाड़ियों की प्राइस है उस पर नहीं बिक रही, मैंने आपको बताया ऑफ में। जी जी, बिल्कुल। तो ऐसे मौके पे नई इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? तो इट डजंट मेक इकोनॉमिक सेंस। और मैं हमेशा लोगों को समझाता हूँ, हमारे यहाँ पे लोग समझते हैं कि जी ये कोई एनजीओज है, वो एनजीओज नहीं है, वो बिजनेस एंटिटी है। आपको नहीं पसंद आती कि सिटी नई मॉडल नहीं ला रही, आप छोड़ के कोई और गाड़ी ले लें। अब तो चॉइस है ना। पहले लोगों को लगता था मोनोपोली है, 13 कंपनी है, ये नहीं बना रही, आप दूसरे से ले लें, वो नहीं बना रही, आप तीसरे ले लें, या 13 के 13 तो इकट्ठे नहीं हो सकते। बिल्कुल। तो ये तो इट्स अ सिंपल सप्लाई एंड डिमांड। लोगों को लगता है नहीं है तो वो शिफ्ट कर रहे हैं। फेसबुक और यूट्यूब आपने कब शुरू किया था? फेसबुक तो बहुत पहले शुरू कर दिया था, मेरा ख्याल है बैक इन टू जब आया था पाकिस्तान में तभी शुरू किया था। यूट्यूब की हमारी पहली वीडियो, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो 2014-15 में कहीं बनी थी। और इससे तकरीबन कितने पैसे कमा लेते हैं? अच्छा, मैंने आज तक जिंदगी में कभी देखा भी नहीं कि उससे कितने पैसे आते हैं। अच्छा, बस टीम ही देखती है, सारा मैनेज करती है। नहीं, उसके इट्स नॉट आवर गोल। पैसे बनाना यूट्यूब से इज नॉट आवर गोल। आप हमारी कोई भी वीडियो उठा के देख लें, इट्स मोर पर्पस बिल्ड वीडियो के लोगों को एजुकेट करें। नहीं, होती तो सारी बिल्कुल एजुकेशन बेस्ड होती है, उसमें तो कोई शक नहीं। वैसे मैंने कहा कि लोगों को आजकल बड़ा शौक है ये, अगर उससे बनाना तो मेरा ख्याल है उससे बेहतर तरीका ये था कि मैं, जो हमारे मुल्क में आंधियां चलती हैं, मैं एक चैनल बनाऊं और उसके ऊपर रोज शाम को बैठ के लोगों को लड़ाना शुरू कर दूं। उससे सबसे ज्यादा पैसा, पकड़ियों चालने से बहुत पैसे बनते हैं। किसी एक की साइड लेके दूसरे को बुरा कह दूं तो आई डोंट बाय दैट। और उसके लिए बड़े आपके सामने आपके कई लोग ऐसे हैं, आई डोंट थिंक इट्स माय कप ऑफ टी। तो बड़ा बड़ा क्लियर मॉडल है कारोबार का भी, हर चीज का भी। पहली चीज, इट हैज टू बी विद ऑटोज, उसका गाड़ी से कोई ताल्लुक किसी तरह भी, तो वो बड़ा जरूरी है। और दूसरा, इट जो हमारा मेन मैंने आपको स्टेटमेंट बताई है कि इट इज आइदर पुटिंग सम वे, लोगों का जो बाइंग और सेलिंग का जो पैटर्न है उसमें या वो हेल्प कर रहा है या कोई चेंज ला रहा है, तो ठीक है, ठीक हो गया, वरना नहीं। चौलिस्तान जीप रैली बड़ी फेमस है। जी जी, आप भी उसमें जाते हैं, हिस्सा लेते हैं। उसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या उसका कोई खतरा नहीं होता, कोई नुकसान, कोई जान चले जाए? वैसे मैं आपको बता दूं, बेसिकली मैं वहीं से बिलोंग करता हूं। अच्छा, मेरा गांव चौलिस्तान है, 7 डीबी मेरा गांव है। हमारे गांव में आज भी बिजली नहीं है, तो हमारे घर ही वहीं पे है जहाँ पे बिल्कुल पास है जीप रैली गुजरती है। फिर आप भी वज़ीर आला बन सकते हैं।
ये लाइन तो मैंने बड़ी सुनी हुई है कि जिसके गांव में बिजली नहीं होती, मैं तो इसलिए वज़ीर आला नहीं बनता, मैं शुरू से लाहौर में रहा हूँ, मेरी कोटी ज़ाया ताड़ी शायद काम आ जाएगी। यहाँ पे एक बात बता दें, आपको कभी ऑफर हुई खासतौर पर निगरान सेटअप में? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी ऐसी ऑफर नहीं, और मैं हमेशा कहता हूँ कि अल्लाह का बड़ा एहसान ये होता है किसी भी शख्स के ऊपर कि अल्लाह में आपकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाले। बिल्कुल। मेरे से कई अक्सर लोग मिलते हैं कि जी ये कोई बच्चे हैं जो कोई इंस्पायर है कि जी आप मुझे अपनी रूटीन बताएं, मैं उनको कहता हूँ भाई रूटीन से कुछ नहीं है, ये प्योरली मेरे रब का करम है, वो जिसके दिल में जिसकी मोहब्बत डाल दे। बेशक, ठीक है। मुझे अगर कोई आके मेरे साथ कोई तस्वीर खींचता है या मिलता है ना, तो मैं उसके बाद अल्लाह का शुक्र करता हूँ। लोग कहते हैं सर माइंड ना कीजिएगा, मैं कह माइंड करने वाली क्या बात है इसमें, मतलब अगर अल्लाह ने आपके दिल में मेरी इज्जत या मोहब्बत डाली है तो ये उसका करम है, मेरी कोई कमाल नहीं है इसमें। ठीक है। तो इसी तरह मतलब हम अगर देखें ना, लोगों के अंदर जो एक हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि जी फलानी चीज कर ली तो ये हो जाएगा, मैं बहुत कोई 30 मार खाऊं, मैंने ये कर दिया, हम कुछ भी नहीं है। हम आपसे बहुत बेहतर लोग शायद ड्रॉप शिपिंग जानते हो, मेरे से बहुत बेहतर से लोग शायद गाड़ी के बारे में जानते हो। ये बात ओपनली, तो ये नसीब है अल्लाह ने मुझे और आपको जो भी दिया ना, ये उसके करम है। बिल्कुल, मैं कई बार ये बात कह चुका हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मैं जाती तौर पे जानता हूँ, जो मुझसे ज्यादा टेक्निकल है इस काम के अंदर, लेकिन उनको कोई नहीं जानता, उनका काम बिल्कुल नॉर्मल है। ये तो अल्लाह के एहसान से है, सिर्फ अल्लाह का एहसान है टोटल, और इसमें किसी का कोई कमाल नहीं। मैं ये नहीं कहूँ कि जी मैं बड़ी कोई चीज हूँ और मैंने ये कर लिया, तो ये बिल्कुल। अच्छा मुझे सॉरी, आपका सवाल भूल गया। सवाल वहीं पे आ गया, चोलिस्तान जीप रैली। चोलिस्तान, अच्छा सर, पाकिस्तान के अंदर सर 5 के करीब रैलीज होती हैं। चोलिस्तान है, फिर सर फरंगा रैली होती है जो हम खुद करते हैं, सेकंड लार्जेस्ट इन अ वे, कि उसमें जो नंबर ऑफ जीप्स के लिहाज से देखे ये होती है सर फरंगा डेजर्ट स्कर्दू में। फिर आती है उसके बाद थल रैली, ठीक है, ये आपके मुल्तान के साथ मुजफ्फरगढ़ वाले जिले में आती है। फिर झल मैक्सी होती है नादिर मक्सी साहब के इलाके में जो होती है दिसंबर के करीब। और फिर अगेन अगर आप सीजन में वापस आ जाए तो फरवरी के करीब आपकी चोलिस्तान रैली होती है। हम 50 से तकरीबन आप समझ लें 100 के करीब लोग हैं जिनको मैं कहता हूँ ये पागल हैं हम सारे, जिनको एक पैशन है ये जिसे कहते हैं ना जीप रेसिंग वगैरह का। हैविंग सेड दैट, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई फैटल एक्सीडेंट नहीं हुआ हमारे यहाँ। हम सेफ्टी सिक्योरिटी पे बहुत ज्यादा जो है ना जोर रखते हैं, मतलब सेल्फ इम्पोज पॉलिसीज हैं जो कि हम लोगों ने बनाई है आपस में। एक फेडरेशन भी बनी हुई है, उसके अलावा बाकी जिस तरह पाक व्हील्स की रैली हो रही है या TDCP करा रहा है, तो उसके अंदर रूल्स बनाए हैं ओवर द ईयर्स। हमने सेल्फ गवर्नेंस के तौर पर रूल्स को इम्प्लीमेंट भी किया है, जिसमें सेफ्टी, रोल केज, आपकी सेफ्टी बार, ये सारी जरूरी है पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे यहाँ पे आपने भी देखा होगा, आपका इलाका है तो वहां पे जब रैली हो रही होती है तो उससे इलाके को फायदा है कि नुकसान? इलाके को तो यकीनन बहुत फायदा है, लेकिन अगर आप ये देखें तो वो फायदा जो है ना, वो उसको गवर्नमेंट की मशीनरी आप देख लें, आप एडमिनिस्ट्रेशन देख लें, वो उस दिन तो बड़ा फायदा उठाते हैं कि जी हम बैनर भी लगा दें, अखबार में भी आ जाएं, टीवी में भी आ जाएं कि जी रैली हो रही है और कमाल हो गया, और आप टीवी में भी देखते हैं चमचमाती गाड़ियां सहरा पे पहुंच गई। मेरा एक सवाल है उन सब लोगों से कि जो ये सारे फायदा भी उठाते हैं, अरबाब इख्तियार भी हैं और ये रैलीज भी करते हैं, उनसे सिर्फ ये पूछें कि ये जो 100 पागल हैं ये रैली की प्रैक्टिस कहाँ करते हैं? आपको प्रैक्टिस के लिए कोई जगह नहीं दी जाती? कोई जगह नहीं है, पूरे पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है आप जहां गाड़ी को बना के टेस्ट कर सके। आपने अपने उन पे गाड़ी बनानी है। अच्छा, लोगों को लगता है प्राइज मनी, मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं, ये सबके लिए मैं बता रहा हूं कि जितने लोग रैली कर रहे हैं ना 100 के 100, वो सब अपने शौक के लिए कर रहे हैं। उनमें से किसी भी रैली का जो प्राइज मनी आप टोटल कंबाइन कर लेना, वो उस गाड़ी की 1 साल की मेंटेनेंस भी नहीं होती, पूरी कंबाइंड में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये पैशन है जिसके लिए लोग कर रहे हैं। मोटर स्पोर्ट्स और पाकिस्तान में जितने लोग हैं, मैं बता रहा हूँ कि जो जीतता हो रैली या ना जीतता हो, उन सबको मैं हमेशा कहता हूँ उनको सलूट है, बिकॉज वो 100 लोग वो हैं जो कि पाकिस्तान में मोटर स्पोर्ट्स और जिंदा किए हुए। हम लोग अखबारों में इश्तिहार लगाने के लिए, तस्वीरें खिंचाने के लिए, ढोल ढमक्के के लिए तो सरकार बहुत आगे है। प्रैक्टिकली आपने क्या किया, आपने कोई जगह दी है जहाँ पे रैली के लोग प्रिपेयर कर सकें। अगर किसी की जब एक्सीडेंट होता है ना, सड़क पर गाड़ी है हो सकता है, तो जो सुर्खी आती है ना, तो वो आता है जी मन चले ने गाड़ी मार दी। वो मन चला किसको कहते हैं? क्रेजी को। जी। तो वो मन चला जिस दिन सहरा में होता है उस दिन आप उसको हीरो बना रहे होते हैं कि जी फलाना साडा हीरो है जी, ये आ जाए वो आ जाए, डोल डमके करो। उसके बाद आप उसके साथ ये करते हैं। तो मोटर स्पोर्ट्स पूरी दुनिया में, एक्सीडेंट भी पूरी दुनिया में होते हैं। अगर बाय वर्च्यू ऑफ एक्सीडेंट ही बंद करनी है, हमारे यहाँ पे ना कॉन्सेप्ट उल्टा है। पतंगबाजी होती थी पाकिस्तान में। जी बिल्कुल। आपका मुझे नहीं है इसका आइडिया क्या है, मैंने तो अपनी उम्र में बहुत की है, मैंने अपनी उम्र में बहुत की, और मेरे ख्याल से दुनिया जो है ना वो आपको टूरिज्म के लिए मरती है। अभी दुबई में जब एक्सपो होता है ना, तो हमारे पास दिखाने के लिए सिर्फ एक चीज थी, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, चोलिस्तान रैली दिखा रहे थे हम वहाँ पे। मैं गया था, उसमें शरीक था। ठीक है, सिर्फ चोलिस्तान रैली दिखा रहे थे और कुछ नहीं था, कुछ नहीं था दिखाने। बसंत एक ऐसा फेस्टिवल था जो कि आप टूरिज्म कमाल आप नहीं डाल सकते थे। आपने क्या किया, एक धाती डोर गलत थी, आपने उसकी इंपोर्ट पे बैन लगाया, आपने सीढ़ियां लगा के लोगों की छतों से लोगों को उतारा और बंद किया।
ठीक है, इसी वर्च्यू से आप कहते हैं जी फलाना एक्सीडेंट हुआ मोटरवे पे, बसें बंद कर दो। भाई क्यों बसें बंद कर दो, आप अपनी जो पॉलिसी है उसको स्ट्रेंथ करें, सारा कुछ करें। सिमिलरली इस केस में भी आप जो है लोगों को मोटर स्पोर्ट्स के लिए ग्रूम करें। हम वैसे कहते रहेंगे कि जी मोटर स्पोर्ट्स में फलाना है, F1 है, फलानी है, हम क्यों नहीं आते? भाई हम कैसे आएंगे जब आपने एक देखें सड़क के कोने पे आप गली खेल के अंदर क्रिकेट खेल के तो क्रिकेटर बन सकते हैं, सड़क के अंदर आप गाड़ी चला के F1 नहीं कम्पीट कर सकते। देयर इज अ हेल ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन टू स्पोर्ट्स। बट दुनिया में मोटर स्पोर्ट्स इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्पोर्ट्स, उस पर हमारी कंट्रीब्यूशन जीरो है, और इसलिए जीरो है कि हम कुछ करते नहीं है। अगर हम स्क्वॉश में जानशेर खान पैदा कर सकते हैं, क्रिकेट में बाबर आजम, इमरान खान और सबको पैदा कर सकते हैं जिन्होंने दुनिया को हिला दिया, और भी स्पोर्ट्स में हमने बहुत, मेरे बचपन में हॉकी हम जीतते होते थे, अब हमें हॉकी वाले को नाम नहीं याद। सो क्योंकि रिसेंटली अरशद नदीम दोबारा सिल्वर मेडल जीत के आए हैं, अरशद नदीम का आपने वो उसके तो ये मैं कह रहा हूँ कि जिसमें एक तो पैसा होता है जिस गेम में वो चलती है, और जिस गेम के अंदर गवर्नमेंट आती है वो चलती है। तो चोलिस्तान रैली इज अ वेरी गुड रैली, बट अगेन जितना आप किसी दिन प्रैक्टिकली उसमें इन्वॉल्व होकर देखने का, और मेरी शायद ये बात बहुत लोगों को बुरी लगे, जितने पैसे या जितना टाइम उस रैली के मैनेजमेंट को लगता है, उससे ज्यादा रिसोर्सेज और उससे ज्यादा टाइम और ज्यादा पैसा इस चीज पे लगता है कि जो गवर्नमेंट की जो मशीनरी वहां आएगी, वो अब जब अपनी फॉर्च्यूनरों से उतरेंगे, तो आप जब प्रैक्टिकल जाके देखिएगा, मैं हर दफा जाता हूँ, मैं इस साल तो उसके ऊपर खाने में जितना पैसा लगना है, सिक्योरिटी में कितना लगना है, वो जिनके गांव में बिजली नहीं आई थी वो 25 गाड़ियों के साथ वहां पे गाड़ी चला रहे थे, उसकी सिक्योरिटी पे जितना पैसा लगना है, वो उसका स्पोर्ट्स से कोई ताल्लुक नहीं है। यू हैव टू बी सिंसियर। ये ऐसा ही है कि क्रिकेट मैच हो रहा हो और उसमें आप कहें जी टीम जाए भाड़ में, जो वीआईपीज मैच देखने आ रहे हैं उनके लिए करेंगे, उस टाइम क्यों सीधे होते हैं आप? मोटर स्पोर्ट्स की बारी आप कहते हैं कि जो रैली वाले हैं उन्होंने साइड तो ले जाओ। मेरे साथ कई दफा रैली करके वापस आ रहे हैं जी इधर वीआईपी रूट है, मैंने कहा भाई इधर वीआईपी हम रैली करने आए हैं, अगर हम गाड़ी नहीं चलाएंगे तो आप देखेंगे क्या? वो नहीं जी इधर तो कमिश्नर साहब आ गए, इधर तो फलाने साहब आ गए, इधर वो एमपीए साहब आ गए, इधर एडवाइजर साहब आ गए। आप 400 किलोमीटर गाड़ी चला के आए, वो आपको बता रहे हैं कि नहीं आप यहाँ से नहीं जा सकते, बिकॉज आपका जो शाम को इवेंट होना है उसके लिए अंदर जो तालियां बजाने के लिए आए हैं उनके लिए सड़क बंद है। तो दिस इज द क्लियर आपके सामने के किस लिए रहम फरमाए। सुनील भाई, डिफरेंट किस्म की जब पॉलिसीज बनती हैं, उस पॉलिसी में कभी आपसे रब्ता किया गया, या कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई ओपिनियन दिया हो और हमारे बड़ों ने सुन लिया हो कि यार ये इनकी एक्सपर्टीज है, इस मामले में इनकी बात मान लेनी चाहिए? यार मेरा नहीं ख्याल, मैं आपको बताता हूँ हमारे यहाँ पे अगेंस्ट मैं आपको बता रहा हूँ रिएक्टिव अप्रोच होती है। प्रोएक्टिव होता है कि आप प्रोएक्टिवली सोचें कि हम ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा। एक इदारा है खाली जो मेरा ख्याल है उन्होंने अभी रोड सेफ्टी के ऊपर काम शुरू किया, एंड आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। उन्होंने मुझे बोला कि जी आप हम मिलना चाहते हैं और हम रोड सेफ्टी के ऊपर फलाने रूल दिए। वो मैंने कहा अच्छा बड़ी बात है, इधर एग्जिस्ट भी करता है। उसके अलावा कभी किसी पॉलिसी के बारे में ना कंसल्टेशन ली गई, ना कुछ किया गया, और ना ही देखें भाई बात है निकार खाने में तूती की कौन सुनता है, आप बोली जाए, वो उन्होंने करना वही है कि जो उनका दिल करना है। और अगेन ये जो है ना, हमारे यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जो कि इस सोशल मीडिया रेवोल्यूशन को समझते नहीं है कि सोशल मीडिया क्या है, या लोगों की जो है बगैर सीएसएस के भी लोगों के अंदर इंटेलेक्ट हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, सिर्फ रटे मार के आप जो है अगर आ जाएं और आप लोगों के कारोबार बंद करा लें और सरकारी गाड़ी में बैठ के कहें जी मेरे पास बड़ी अथॉरिटी है, तो उसके अलावा भी लोगों में अकल है इस मुल्क में। इस मुल्क में शायर भी हैं, इस मुल्क में अदीब भी हैं, इस मुल्क के अंदर जो है फेबुलस आर्टिस्ट भी हैं, प्रोड्यूसर्स भी हैं। हर बंदा अपनी फील्ड में, तो जरूरी नहीं कि जो सिर्फ एक सिस्टम के थ्रू आया उसी के अंदर अकल है, और उनके पास सब चीजों का नॉलेज भी तो नहीं है ना। जो उनका ये ख्याल है कि हमें सब कुछ पता है, अगर ट्रेड है वो भी हमें पता है, अगर हमारे पास सेफ्टी है वो भी हमें पता है। तो ये एक बड़ा एक अजीब सा निज़ाम है। बेसिकली हम अंग्रेज के गुलाम हैं, वो जाते हुए हमें गुलाम बना के चला गया, हम बड़े आज़ादी मनाते हैं उसके लिए, और फिर उसी के वीजे के लिए लाइनों में भी लगते हैं समेत मेरे। जी ऐसा ही होता है। तो ये एक सिस्टम हमारे यहाँ ऐसा। सुनील भाई, दोबारा पाक व्हील्स की तरफ आते हैं। पाक व्हील पे जब कोई बंदा गाड़ी बेचता है या खरीदता है, उसमें आप लोगों की क्या परसेंटेज होती है? उसमें आपके दो तरीकाकार है ना, एक तो होता है कि नॉर्मल, एक होता है कि आप एड फीचर करते हैं। तो उसमें आपका बेसिकली वहां से पैसे कमाने का क्या तरीका होता है? देखिए, क्लासिफाइड कोई भी हो दुनिया में, पाक व्हील्स हो या कोई भी हो, XYZ हो, क्लासिफाइड के ऊपर जब आप लिस्टिंग करते हैं तो बायर और सेलर डायरेक्ट अगर हो रहे हैं बिजनेस मॉडल में, तो आप कोई पैसे नहीं बना रहे। ठीक है, आपने ऑफिस आपने गाड़ी लगाई, सुनील साहब ने आपको फोन किया, वहां से नंबर देके यू ट्रेडेड पाक व्हील्स को या प्लेटफॉर्म किसी को आपस में नहीं पता। ठीक है। एक आता है कि जी आप कहते हैं कि 80,000 गाड़ी है, मैं अपनी गाड़ी को चाहता हूँ मेरी गाड़ी हर वक्त टॉप पर है, उसके लिए आप फीचर ऐड खरीदेंगे, उसकी एक सर्टेन फीस है, उसमें भी आपने गाड़ी बेची, जितने कमाया नुकसान किया, पाक व्हील्स इज नॉट पार्टी टू ट्रेड। ओके, आपने सब कुछ कर लिया अपने उन पे। देन देयर इज अनदर सर्विस जो कि हम लॉन्च हमने किया, अगेन देखते हुए, मैं और आप बैठे हुए हैं, आपने ऐड लगाया, मैंने ऐड लगाया, हमें 1 घंटे के लिए हमारा फोन बंद है,
अब वो बाहर कॉल किए जा रहा है, वो कहेगा यार क्या है, आप मुझे महीने बाद मिलेंगे, आप कहेंगे सुनील साहब मैंने गाड़ी लगाई पार्क में, बिकती नहीं है। जी जी। मैं जब उसको डिग डाउन किया कि बिकती नहीं, आप फोन उठाते नहीं, मैं तो फोन उठाता, मैं तो बड़ा बिजी आदमी हूँ, तो भाई वो कैसे बिकेगी? तो उसके लिए हम लोगों ने एक सर्विस लॉन्च की है कि, या फिर कई लोग होते हैं आपके साथ सेलिब्रिटीज हैं जो नहीं चाहते कि लोगों से डायरेक्ट फोन पे बात करें, खवातीन है, बिजी होती हैं, कई तरह हैं, तो हमने एक सर्विस लॉन्च की है, सेल इट फॉर मी। उसमें क्या है, आपने कह दिया कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास गाड़ी है, पार्क व्हील्स की टीम आएगी, हम उसको इंस्पेक्ट करेंगे, उसकी जो शीट बनाएंगे, पूरी इंस्पेक्शन शीट, उसका एड लगाएंगे, कॉल्स भी हमारा कॉल सेंटर के जो ट्रेन स्टाफ है वो लेगा। ठीक है। आप नहीं लेना चाहते कॉलें, पूरी एंड टू एंड वो आपको गाड़ी का कस्टमर लेके आएगा आपके पास और आपकी डील कराएगा, उसमें वो आफ्टर डील आपसे एक सर्टेन फीस है उसकी वो ले लेते हैं। ठीक हो गया। और ये बड़ी जबरदस्त चीज है। हाँ जी, क्योंकि हमने बताया ना ये बिल्कुल नहीं है, ये कुछ टाइम हो गया इसको। अब इसको तकरीबन 2-3 महीने तो होने वाले हैं। हाँ, इसलिए क्योंकि और पहले हाँ, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में थी, अब पेशावर और फैसलाबाद में भी शुरू होगी। मकसद ये है कि अगेन लोगों के जो पेन पॉइंट है, मैं आपको बता था कि उसको देयर इज नो स्टॉप, हर चीज में कोई ना कोई चीज आती रहती है। अब ये भी एक मैं बता रहा हूँ ना, विद आप कस्टमर से मिलते हैं आपको पता लगता है कि यार ये भी एक इम्पेडिमेंट है टू ग्रोथ, या उसको कॉल आ रही है, वो कॉल नहीं ले रहा, या उससे कोई ऐसे आपसे कोई टेक्निकल सवाल पूछना शुरू कर दे, आप कहें यार आई एम नॉट दैट टेक्निकल, तो उससे बेहतर है कि एक्सपर्ट जो है जिसका काम ही है वो कॉलें ले रहा है, वो बताए हाँ जी सर इसमें ये सिलेंडर है, ये 7 है, ये 9 है, ये इसमें इतने सीसी होता है, वो सारे सवाल जो आप नहीं देना चाहते जवाब, ऑड आवर्स पे लोग कॉल करते हैं, तो उसके लिए सर्विस बनाएगी। नौजवानों की तरफ आते हैं। बीइंग अ बिजनेसमैन, आप पाकिस्तान का क्या मुस्तकबिल देखते हैं और हमारे नौजवानों के लिए क्या मुस्तकबिल देखते हैं? आपने माशाल्लाह एक प्लेटफॉर्म बना लिया, चला रहे हैं, लोगों के काम आ रहा है, लेकिन एक नौजवान जो यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके खाली पेपर लेके निकल रहा है, जिसके पास कोई स्किल नहीं है, वो क्या करेगा इस मुल्क के अंदर? अच्छा, मेरा जो है ना बड़ा ऑपोजिट व्यू है एज अपोज टू व्हाट पीपल सी। लोग कहते हैं जी पाकिस्तान छोड़ जाओ, पाकिस्तान में जो है खुद ही फिगर्स भी बनाई जाएंगे, हर बंदा रस्तू है यहाँ पे, कितने लोग चले गए, इतने ये हो गया। जो जाता है मेरे ख्याल से एक तो कैपिटल फ्लाइट है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि हाई स्किल्ड लेबर थे। हमारे ज़माने में भी लोग जाते थे, हमारे पास भी इक्वल अपॉर्चुनिटी थी कि मेरे जितने क्लास फेलो जा रहे थे। आई थिंक आई वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट मेरे अपनी क्लास में, जब मैं लम्स में होते हुए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भी गया तो मेरे पास भी उतना एक्सपोजर था, मेरे पास अपॉर्चुनिटी भी थी, बट मैं नहीं गया। इसी तरह आज के दौर में मेरे ख्याल से हमारे मुल्क का जो सबसे जो मुझे पॉजिटिव चीज़ नजर आती है ना, लोग कहते हैं वो मुझे हमारा नौजवान नजर आता है। दे आर हाईली स्किल्ड, डिग्री को छोड़ दें। ठीक है, मैं ये आपको कहता हूँ कि आप लिस्ट निकाल लें, पाकिस्तान में जो टॉप 100 कंपनीज थी या फैमिलीज थी, शुरू में था कि जी फलाना अमीर है तो उसका बच्चा भी अमीर है, अब उस लिस्ट को आप देख लें 10 लोग रह गए होंगे खाली, बिल्कुल, बाकी सारे नए लोग हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि पाकिस्तान में अगर आपके पास टैलेंट है तो आप ऊपर जा सकते हैं। ये जो लोगों का मफरूजा है ना कि जी टैलेंट ऊपर नहीं जाता, इस मुल्क में कदर नहीं है, सिर्फ आपको डराते हैं। ये वो चाहते ही हैं कि आपको गेम से आउट करें वाली थी, अब नहीं है ये बात। वो चाहते हैं कि आपको गेम से आउट करें और अपना चांस ऑफ जो है ना सर्वाइवल बढ़ा लें। बिल्कुल, क्योंकि जो आपको मशवरा दे रहा होगा ना इस मुल्क तो चला जाए, वो खुद नहीं जाएगा कभी। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो ये फील्ड थी, मैंने इनको भी कहा मूल से चले जाओ, इनको भी कहा मूल से चले जाओ, सिर्फ एंड पे ये रह गए, इनका मुझे पता है मेरे से बाहर हार गए। तो कोई अगर आपको बताता है ना कि इस मुल्क में अपॉर्चुनिटी नहीं, वो झूठ बोलता है। ठीक है, बहुत जबरदस्त बात। दिस लैंड इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि जितने लोग इस मुल्क से बाहर जाते हैं ना, वो 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद जरूर वापस आते हैं, अपना पैसा भी इधर इन्वेस्ट करते हैं, अपनी औलाद भी इधर लेकर आते हैं। अगर दोनों में से कोई चीज ना लेके आते हो तो मुझे पकड़ लें। 100% ऐसी बात है। तो भाई बड़ा ब्राइट है आपके पास यार। मैं तो ये कहता हूँ, हमारे जब हाफिज साहब हमने ग्रेजुएट किया था ना, मुझे याद है जब मैंने एफएससी करनी थी, यहाँ प्री मेडिकल इंजीनियरिंग 2 फील्ड थी। बिल्कुल ऐसे। उसके अलावा तीसरी फील्ड ना अलाउड नहीं सीखी, ना आपको पता था कि जी ये भी फील्ड है, वो भी फील्ड है। अब तो इतनी फील्डें हैं कि बंदा सोच के परेशान होता है। और आप देखते हैं, मैं बता रहा हूँ, हमारे जमाने में होता था, अच्छा जी ये फलानी गाड़ी है, ये पहले फलाने के पास ही, आप गिनती पे रख सकते थे कितनी फैमिलीज हैं और कौन सी चीज कहाँ से ट्रेस होती थी। अब बंदा को कहता है जी फलाने ने फलानी गाड़ी रखी है, फलाना, क्योंकि हम बहुत ज्यादा गैरेज स्टोर करते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि यार मैं जब डिग करता हूँ थोड़ा सा किसी की हिस्ट्री, तो वो ये नहीं होता कि पिछली पीढ़ी तक जाता है, उसने खुद बनाया होता है, खुद ही बनाया होता है। सो दिस इज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। जो आपको बोलता है पाकिस्तान छोड़ जाए, हालात बुरे हैं, ये है वो झूठ बोलता है। वो चाहता ही है कि आप वो गेम से आउट करे और खुद एंजॉय करे। मैं भी यहाँ पे यही बात करूंगा, हमारा ई कॉमर्स का बिजनेस है, फ्रीलांसिंग। हम लोगों को सिखाते हैं बच्चों को कि इधर बैठ के बाहर वालों का काम करें, कोई भी काम उनका करें, डॉलर्स में कमाएं, पाउंड में, रुपीज में खर्चे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ओपिनियन डिग्री पे लेना चाहूंगा सर कि डिग्री आपके ख्याल में नौजवानों को लाजमी करनी चाहिए या कोई स्किल सीख के बस पैसे कमाने की तरफ सिर्फ रहना चाहिए? सर डिग्री का, अच्छा मेरा ये लोगों को मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप अपना बैकअप जरूर रेडी रखें। ठीक है, देखिए आप कारोबार करते हैं, आपने स्किल सेट हासिल कर लिया, पाकिस्तान है या कहीं भी दुनिया में, जैसे कोविड आया, कोविड ने हमें ऐसी चीजें सिखाई हैं कि दुनिया में ओवरनाइट रूल चेंज हो गए। जो आज हलाल था वो हराम हो गया, जो स्किल आज कर सकते थे वो कल नहीं कर सकते। अगर लेट्स से आपने सारी उम्र ट्रैवल सीखा था जी, तो कोविड में बैठ के 2 साल बैठे, एयर इंडस्ट्री किसी ने सोचा था कि बैठ जाएगी? बैठ गए ना। बिल्कुल। तो अगर आपके पास डिग्री होगी और आप कहीं जॉब करने जाएंगे तो वो एक ऐसा जो है ना प्री रिक्विजिट है इस दरवाजे में एंटर करने का, जो अनफॉर्चुनेटली है।
बिल्कुल है, ठीक बिल्कुल है। आज मैं अगर 20 साल बाद कहूँ कि जी मैंने डिग्री के बगैर कहीं जाके जॉब अप्लाई करनी है, वो मुझे कहेंगे यार आप क्या करते रहे, मैं कहूँगा मैं अपना कारोबार। वो कहेंगे अच्छा तो अगर चलता तो ना आता ना हमारे पास, डिग्री दिखाओ। सो अनफॉर्चुनेटली यस यू नीड दैट डिग्री। ठीक है। तो ये अगर कोई आपको फिर ये कहना जितना होता है कि जी मैं बहुत मशहूर हो गया हूँ और मैंने मेरे साथ जितने दोस्त मिलते हैं, जितने पाकिस्तान में मशहूर जितने भी यूट्यूबर है, सारे मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, मैं उनको पहला मशवरा ये देता हूँ कि यार ठीक है, फेम भी अपनी जगह है, पैसा भी अपनी जगह है, कंप्लीट योर डिग्री। वक्त का कोई नहीं पता, तो आपके पास अपने ना, ये कहते हैं ना, रेनी डेज के लिए एक रेन कोट या एक अम्ब्रेला जरूरी है जो होनी चाहिए। बिल्कुल, हम भी इसी बात को सेकंड करते हैं कि फ्रीलांसिंग सीखे कमाएं, लेकिन एक पीस ऑफ पेपर होना चाहिए। अब जिस तरह मैं जब यूके गया था तो मैं अपने ग्रेजुएशन के पेपर की बेस पे गया था। एग्जैक्टली। मुझे अप्लाई करने के लिए एक पेपर चाहिए था, अगर वो ना होता तो शायद ये सब कुछ जो अल्लाह ने मेरे लिए रास्ता बनाया, वहां गया, जॉब की, बिजनेस शुरू किया, तो शायद ये सब कुछ। बिल्कुल ऐसे देखिए, मैं आपको बताऊं, एक प्रॉक्सी है, हम समझते हैं कि यार लोग हमें जानते हैं तो हम कर लेंगे। ठीक है, हो सकता है सुनील को लोग लाहौर में जानते हो, कराची में जानते हो, पाकिस्तान में। अगर आज सुनील ने पाकिस्तान से बाहर जाके कहीं अप्लाई करना, दे डोंट केयर लेस हु यू आर, वो तो आपसे डॉक्यूमेंट, उनके लिए डॉक्यूमेंट होगा कि भाई पहले चलिए जानते भी हो तो सबसे पहले आपका आईडी कार्ड तो जाना है। मैं कहूँ जी मैंने आईडी कार्ड ही नहीं बनवाना, मुझे जरूरत ही नहीं, मुझे लोग पहचान लेते हैं। वो तो नहीं चलेगा, तो वो नहीं चलेगा ना। तो देयर हैज टू बी डॉक्यूमेंटेशन। आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी रखते हैं। इस तरह डिग्री भी एक डॉक्यूमेंटेशन है आपका। आप पैदा होते हैं, कॉर्पोरेशन का जन्म कार्ड बनता है, उसके बाद आपका फिर आप अब तो आईडी कार्ड से पहले भी बच्चों का कार्ड बन जाता है। तो उस तरह आप सारा कुछ अपना डॉक्यूमेंटेशन करना, आप कहना नहीं मुझे तो जरूरत ही कोई नहीं है। तो ये ऐसे नहीं है। तो इसी तरह डिग्री भी आपका एक प्री रिक्विजिट है। सुनील भी, नो डाउट पाकिस्तान में अगर हम गाड़ियों की या ऑटो की या जब भी बात करेंगे, हमारे जहन में पाक व्हील्स ही आएगा, लेकिन फिर भी अभी कुछ नए नए प्लेटफॉर्म्स और भी आ रहे हैं। जी जी। आप क्या स्पेसिफिक ऑफर करते हैं? आप कहते हैं जी हमारे पास ये है, या ये अच्छी चीज है, या ये एक एक्स्ट्रा चीज है जो शायद किसी और के पास नहीं है? अच्छा, इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक तो हमारा सबसे बड़ा क्लेम्स क्लियरली ये कि वी नो एवरीथिंग अबाउट कार एंड टू एंड। ठीक है, हम किसी और कारोबार में नहीं जाते। अगेन आपके पास वही पता कि ट्रैफिक है तो आप कोई भी चीज कर सकते हैं, बट वी स्टिक टू ऑटोज। बिल्कुल, नई गाड़ी हो, यूज्ड गाड़ी हो, उसके बारे में आपको इंडिपेंडेंट रिव्यूज देंगे, आपको बताएंगे ये है। फिर इसी तरह पूरा लाइफ साइकिल जो कस्टमर का है, स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल आपने किया, आपने रिसर्च की, आपने रिव्यू देखे, आपने गाड़ियों को कंपेयर किया, जैसे आप बता रहे टूल से कंपेयर कर लिया। फिर आपने कहा कि जी मैंने खरीदनी है, इंस्पेक्शन करा ली, गाड़ी शॉर्टलिस्ट कर ली। फिर आपने गाड़ी खरीदी तो उसके लिए बाद हम ट्रांसफर सर्विस भी ऑफर करते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं, आप दफ्तर बैठे ट्रांसफर होगी। उसके बाद आपने अपनी गाड़ी में पार्ट्स डालने, कुछ भी करने, ई कॉमर्स ऑफ पार्ट्स मौजूद है। सो एंड टू एंड सोल्यूशन मौजूद है विद गारंटी के आपके साथ अगर आप पार्क व्हील से डील कर रहे हैं, पार्ट्स पार्क व्हील से ले रहे हैं, तो वो उसके ऊपर आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी प्लेटफॉर्म पे कोई भी XYZ बेच रहा है तो उसके बारे में नहीं कहते, लेकिन इफ यू आर बाइंग फ्रॉम पार्क व्हील स्टोर तो उसकी भी जिम्मेदारी हमारी है। इस तरह एंड टू एंड वी नो बेस्ट अबाउट कार्स। हमें और किसी चीज़ का नहीं पता। शायद मुझे टेक्नोलॉजी में बहुत से लोगों से ज़्यादा पता हो। मैं खुद हाई टेक एक टेक्नोलॉजी यूज़र हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा शौक है इनोवेटिव चीज़ों का। कोई गाड़ी हो, कोई मशीन हो, कोई मोबाइल हो, एंड आई एम अ पावर यूज़र। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं उनके रिव्यूज़ किसी से भी बेहतर करता हूँ, बट आई डोंट वेस्ट माई टाइम इन दैट। मैं जिस चीज़ पे टाइम लगा रहा हूँ मैं उसी पे लगा रहा हूँ, और हम कोशिश करते हैं कि उसको एवोल्यूशन जो है ना, टाइम से पहले उसको एक्सपीरियंस करें। जिस तरह मैं आपसे इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल स्कूटर्स की बात कर रहा हूँ, तो आजकल मेरे पास 5 इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, ठीक है, डिफरेंट, जो कि मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं देख रहा हूँ कि उनके अंदर क्या इंपेडिमेंट्स हैं। मैं लोगों को मशवरा दे रहा हूँ कि भाई इसमें ये चीज़ बेहतर कर लो, ऐसे कर लो। तो दैट इज़ आर, जिसे कहते हैं ना, क्लेम। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये क्या बड़ा सेफली कहता हूँ कि वी आर नंबर 1 एज फार एज इज गोइंग टू कंसर्न विद बाइक, कार, बाइंग, सेलिंग ऑफ ऑटो पार्ट्स। देयर इज नो कंपैरिजन। माशाल्लाह। पार्क व्हील्स के अंदर हम डिफरेंट शोज वगैरह देखते रहते हैं। एक तो आपका ऑनलाइन है ना? जी जी जी। इसका मकसद क्या होता है? और आपसे जब भी, क्योंकि काफी अरसे से आपसे बात चल रही थी, कभी आप हैदराबाद है, कभी कराची है, इस्लामाबाद, ये क्यों ट्रैवल होता है आपका? क्या अच्छा, है? सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था, जैसा पार्क व्हील जब स्टार्ट हुई थी तो इट स्टार्टेड फ्रॉम फोरम्स। हमारे गेट टुगेदर होते थे, लोग इकट्ठे होते थे, और हम जो है लाइक माइंडेड लोग हैं, हमें शौक है। तो आप समझ लें कि जो ऑटो शो है ना, वो ऑटो एंथुसियास्ट की ईद है। अच्छा। तो हमारे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर, बहावलपुर, गुजरांवाला, इन तमाम जगह पे हमारे ऑटो शो होते हैं, और साल में एक शो जरूर होता है। ठीक है। कोविड का वो टाइम था जिसकी वजह से नहीं हुए, तो लाहौर में 3 साल से शो नहीं हो चुका। तो लिटरली मतलब समझे लोग मेरे यहाँ से गले पकड़ने को है कि भाई क्यों नहीं हो रहा। ठीक है। तो हम पूरा साल, वो जो स्पेसिफिक सिटी के लोग हैं, हम लोग इंतजार करते हैं, अपनी गाड़ी को तैयार करते हैं, और वो एक दिन होता है जहाँ पे हमने एक दूसरे को मिलना होता है। ठीक है। हम एक दूसरे को अपनी गाड़ी दिखाते हैं, मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया, आपने ये प्रोजेक्ट बनाया, एंड इट्स नॉट विद मनी। आप सुजुकी FX लेके भी बना सकते हैं, आप फरारी लेके भी आ सकते हैं।
पैशन कॉमन होना चाहिए। अच्छा, वो बाइंग एंड सेलिंग का शो नहीं होता? दिस इज नॉट बाइंग एंड सेलिंग। बाइंग सेलिंग के लिए हम अलग एक इवेंट करते हैं जिसको मेला कहा जाता है। ठीक है। पार्क व्हील्स यूज कार मेला है, उसमें एक छत के नीचे आपको सैकड़ों गाड़ियां मिल गई, इंस्पेक्शन सर्विस उधर ही मिल गई, ठीक है। फाइनेंसिंग सर्विस भी उधर मिल गई। आपने गाड़ी लेने के लिए 10 जगह जो फिरना था, वहां पे डिफरेंट गाड़ियां ले लेते हैं। सिमिलरली अगर आपने बेचनी है, आप कहते हैं यार मैं शोरूमों पे खड़ी करूं, यहाँ जाऊं, एक दिन में इतने ज्यादा लोग इकट्ठे आ रहे हैं तो मेरे चांसेस, तो वो इवेंट हो गया मेला। ठीक है। ये है ऑटो शो। ठीक ये है। ऑटो शो समझ लें हम, ऑटो लवर्स की, कार लवर की, जितने मेरे दोस्त भाई जितने ऑटो लवर्स हैं, हम सबकी ईद है। हम सब एक दूसरे से मिलते ठीक हैं। है, मैं ठीक हर है, ऑटो ठीक शो पे खुद भी जाता हूँ, शुरू से लेके एंड तक वहां पे रहता हूँ, एक्सपीरियंस करता हूँ। और मैं आपको बता रहा हूँ ओवर द ईयर्स वो बड़े से बड़े होते जा रहे हैं। मतलब लास्ट ईयर इस्लामाबाद ऑटो शो के बाहर जो ब्लॉक था उसमें मुझे 5 घंटे लगे थे। ठीक है, वो मरी रोड के ऊपर एक यूटर्न उन्होंने बंद कर दिया, एग्जैक्ट 5 घंटे। मैं 12 बजे आया था और मैं 5 बजे एंटर हुआ। इतना माशाल्लाह। तो आप, मैं बता रहा हूँ जिस शहर का ऑटो शो होगा वहां पे जाके देख सकते हैं। इट्स जस्ट लाइक कि मेरा नहीं ख्याल कि उससे बड़ा कहीं भी किसी शहर में कोई इवेंट होगा। और वो सबको शौक है, बिकॉज मैं हमेशा कहता हूँ गाड़ी एक ऐसी चीज है, आप यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हों, आप साइंटिस्ट हों, आप डॉक्टर हों, सबके अंदर एक कॉमन है। विटी से विटी आदमी हो, सीरियस से सीरियस आदमी हो, गाड़ी का शौक हर एक में कॉमन है। सुनील भाई, एक और इम्पोर्टेंट चीज आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि कोई भी बंदा अपनी गाड़ी बेचना चाह रहा है, तो जो पुराना तरीका कहता है, अभी भी कुछ लोग ये करते हैं, किसी दोस्त को कह दिया, किसी डीलर को कह दिया, उसमें और पार्क व्हील में बेचने में क्या डिफरेंस है? क्यों कोई बंदा आके पार्क व्हील पे अपनी गाड़ी लिस्ट करे? अच्छा, उसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो मैं हमेशा बताता हूँ कि सोशल मीडिया से आपकी रीच बढ़ जाती है। देखिए, आपने अगर किसी को बंदे को दी गाड़ी, आप हर बंदे के जानने वाले होते हैं कि जी हमारा फलाना हमारी गाड़ियां बेचता है, जी जी, वो हमारा दोस्त है, उसके बहुत जानने वाले हैं, वो अपने 10-100 लोगों को बता देगा कि जी मेरे पास ये गाड़ी आई, उनमें से कोई ले सकता था। ठीक है। अब सोशल मीडिया से या पार्क व्हील से हुआ ये कि पार्क व्हील ने आपके लिए जो है ना पूरी दुनिया खोल दी। आपका शोरूम था, आप मार्केट में शोरूम लेते थे, तो जरूरी नहीं कि सिर्फ एक इंडिविजुअली गाड़ी बेच रहा हो पार्क व्हील, शोरूम वाले बेचे हैं, दे बेनिफिट फ्रॉम इट। उन्होंने वो शोरूम लिया, एग्जांपल है, मैं कहता हूँ जेल रोड पे एक शोरूम ले लिया। ठीक है। अब वो शोरूम जो है वो पिछली गली में आधे रेंट पे मिल सकता है। आप जेल रोड पे क्यों ले रहे थे? बिकॉज यहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा है, लोग गाड़ियां लेने आ रहे हैं। इसी तरह अब ऑनलाइन पार्क व्हील्स पे जितने लोग आ रहे हैं वो किसी भी एक इंडिविजुअल मार्केट से मल्टीपल वाइज ज्यादा है। बिल्कुल ठीक है। और सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, मैंने अपनी कई गाड़ियां बेची हैं। जो इटली में कोई बंदा बैठा है, उसने अपने घर के लिए गाड़ी लेनी है, कोई लंदन में बैठा है, कल मैंने अपनी गाड़ी बेची है, उस बंदा कनाडा में था, उसने गाड़ी ली अपने वालिद साहब के लिए, इंस्पेक्शन कर ले ली। सो हमने पूरी दुनिया को आपकी मार्केट बना दी है। दैट इज द रीजन यू शुड सेल योर कार ऑन पार्क व्हील्स। बेशक वो डीलर हो, आप देख लें, मेरा ख्याल है 1200 से प्लस डीलर है पूरे पाकिस्तान में जो कि पार्क व्हील्स पे अपनी गाड़ी ऐड लगाते हैं। मैंने खुद देखे बहुत, और उनके डीलरशिप का नाम लिखा हुआ है, लिखा होता है, ठीक है। बिल्कुल। तो ये फायदा है आपको उसका, आपको मार्केट साइज, आपको मैक्सिमम कस्टमर मिल रहे हैं, तो रीच जो है वो मैनी फोल्ड्स है। दैट इज द रीजन पीपल सेल देयर कार एट पार्क व्हील। वो डीलर हो, आपने डीलर को दी, होता है आपने किसी दोस्त को जो आपका बड़ा माहिर दोस्त है दें, तो वो भी वहीं पे लगा के बेच रहे हैं। मेरे भी कई दोस्त हैं जो करते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने अपनी गाड़ी बेचनी है, तो मैं अपनी टीम को दूंगा सेल इट फॉर मी वाली को, मेरी थोड़ा यूनिक गाड़ी है, मैं कहता हूँ चलो यार इनको जो मैंने तंग करना है, इनको करना है, रेगुलर गाड़ियां जो है वो बेच रहे हैं, तो मैं अपने दोस्त को देता हूँ, वो भी पार्क व्हील पे लगा के बेच रहा है। इसकी वजह से आप समझते हैं ना कि कुछ लोगों का काम पार्क व्हील की वजह से खराब हुआ है? आपके ख्याल में छोटे शहरों में जो लोग खुद से डीलर्स वगैरह बेचते थे, आपको लगता है कि उनको अफेक्ट हुआ है, या आपने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि भाई तुम भी हमारे पास आ जाओ और तुम भी यहाँ आके बेच लो? इट्स अदर वे राउंड, फायदा हुआ उनको। रीजन ये देखें, ये सोचने की बात है, जब पार्क व्हील या कोई भी नई इन्वेंशन आती है ना, तो लोग रेजिस्ट करते हैं चेंज को, ठीक है। और उसमें हमेशा मैं कहता था कि उसकी एग्जांपल ऐसी है कि अगर आप है ना बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद कर ले तो बिल्ली छोड़ती नहीं है। बिल्कुल। आपको उसके साथ या तो मिल जाए या हवा जिस तरफ चल रही है आप उसके हो जाए। सो बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने शुरू में कहा जी या तो सानू मारन आए ने, तो या तो साड़ा कारोबार तबाह करने आए हैं, तो अगर मैंने उनको मारना होता या तबाह करना होता तो 20 साल एक काफी अरसा होता है इस बात को एक्सपीरियंस करने के लिए, देखने के लिए कि भाई क्या ये चीज आपके फायदे के लिए है, ये क्या नुकसान के लिए आई है। ये तो हमेशा में था, मुझे याद है हमारे मुल्क में चाय आई तो लोग कहते थे जी दाता दरबार के बाहर रेडियो में फ्री देते थे ताकि लोगों को ये नशा लगाया जाए। ठीक है। फिर कई चीजों पे लोगों ने कहा कि जी ये फलानी इनफर्टाइल कर देता है, फलानी चीज भी हो तो ये हो जाता है। सालों साल प्रूव हो गया ना कोई भी चीज करती है कि नहीं करती। 20 साल इज एनफ ऑफ टाइम। तो जो असल में कारोबार करना चाहते हैं, जो लोगों के साथ धोखा नहीं करना चाहते, जो जैसे कहते हैं नौसरबाज नहीं है, जो कि धोखा नहीं करते, आप जाएं डीलर से मिलें, उनसे पूछें कि पार्क व्हील ने आपको हेल्प किया कि नहीं। देयर आर पीपल, मुझे मैं एक दोस्त है उनको मिला, मैं उनको नहीं जानता था, वो किसी टेक्सटाइल में जॉब करते थे, फिर उन्होंने अपना शोरूम बनाया, उन्होंने बताया जी मैंने 1000 से ज्यादा गाड़ियां पार्क व्हील से बेची है। तो और लोगों को फायदा हुआ। किसी शहर में बैठे हैं गांव वगैरह में, आपके पास वहीं की ऑडियंस है, जब आप ऑनलाइन आ जाते हैं आपके पास पूरे पाकिस्तान की ऑडियंस है। ऐसे ही तो आप अब उकाड़ा बैठे हैं, या कल मेरा दोस्त सरगोदे से गाड़ी लेके आया, पहले तो पॉसिबल नहीं था कि वो डिफेंस लाहौर में रहते हुए सरगोदे से गाड़ी खरीद ले। उसको क्या पता कि सरगोदे में फलानी जगह फलानी गाड़ी खड़ी है। वो ऑल द वे गया, उसने जाके गाड़ी चेक की, गाड़ी चेक करके ले आया, दोनों को फायदा हुआ। जो उसने बेचना था उसकी गाड़ी बिक गई, इसको जरूरत थी, इसकी जरूरत पूरी हो गई, अच्छी चीज मिल गई। अदर वे राउंड एक बंदा बैठा हुआ स्कर्दू में, उसने गाड़ी लेनी है,
वो यहाँ पे आता है, देखता है, यहाँ से गाड़ी समझ आती है, खुद आने की जरूरत भी नहीं है, इंस्पेक्शन करा लेता है, उसको वहां बैठे हुए पता है कि ये गाड़ी थी, वो ले लेगा। तो इट्स लाइक आपने गैप खत्म कर दिया। आपकी इंडस्ट्री में आपके पास दो लोग हैं, एक है इंडिविजुअल्स जो आपके पास आ रहा है प्लेटफॉर्म पे, एक है पीछे इंडस्ट्री पूरी खड़ी हुई है ऑटोमोबाइल्स की। अब आप इन दोनों को किस तरीके से बैलेंस लेके चलते हैं, या आप खास फेवर देते हैं इंडस्ट्री को या इंडिविजुअल को? किसी को भी कोई फेवर नहीं है। आपका बिजनेस बड़ा क्लियर होना चाहिए कि आप क्या कारोबार करते हैं, आप किस बिजनेस में हैं, और आप अपनी सर्विस की अगर कोई फीस चार्ज करते हैं तो आप करें, अगर आप नहीं करते तो फिर आपको सोचना चाहिए कि आप क्या करते हैं। देखिए, ऑटो इंडस्ट्री के बारे में सिंपल सी बात है कि नई गाड़ियां आ रही हैं, उनके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। उन्होंने पहले तो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हमारे यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया ना, पुश मॉडल था, पुल मॉडल था, पुश था ही नहीं। तो आपने अपने नाम से बुक करानी है, आप ऑटो इंडस्ट्री वालों को जाके कहते, वो कहते यार हमारे पास तो लाइन लगी 8 महीने की, हमने क्या मार्केटिंग करनी है। अब वो टाइम आएगा जब मार्केटिंग की बारी आएगी, जब कंपटीशन होगा, तब देखेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं। बट वी आर वेरी क्लियर कि हमने अपने असूल बड़े क्लियर रखे हुए हैं कि ऑटो इंडस्ट्री हो, यूज कार हो, हमने कोई झूठ नहीं बोलना। आप गाड़ी बेच रहे हैं, आप मेरे दोस्त हो, मेरे भाई हो, आपकी गाड़ी का अगर पीस पेंट है तो हम पेंट बताएंगे, उसमें डिफेक्ट बताएंगे। सिमिलरली आप मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, आप कंपनी के ओनर हैं, आपकी गाड़ी में मुझे जो बुराई लगती है वो मैं आज से पहले भी बताता आया हूँ, आज के बाद भी बताऊंगा। सो वी आर वेरी क्लियर, वी आर ट्रूथफुल टू आवर कस्टमर्स। आवर कस्टमर्स आर आवर मेंबर्स, उनके ऊपर हमारे लिए कोई नहीं है। दे आर प्राइम, जिसे कहते हैं ना, प्रायोरिटी हमारी वो है, उनके साथ हमने ट्रूथफुल रहना है। वो न्यू कार मैन्युफैक्चरर है, वो यूज कार वाला है, वो वर्कशॉप वाला है, वो पार्ट्स वाला है, हमने उनको बड़ा क्लियरली बताना है कि ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है। ऑटो पार्ट्स में भी कोई चाइनीज प्रोडक्ट है, कोई मलेशियन है, कोई, हम बड़ा क्लियर बताते हैं कि भाई ये जेन्युइन है, ये एशिया है, ये मेड एज जापान है, आपकी मर्जी, आपने जो मर्जी लेनी है। बट वी आर वेरी ट्रूथफुल टू आवर कस्टमर एंड दैट इज द रीजन, अल्हम्दुलिल्लाह, कि मैं आपको बताता हूँ कि 20 साल कोई छोटा अरसा नहीं होता। लोगों को लगता है कि ओवरनाइट पार्कव्हील सक्सेस है, इट्स नॉट ओवरनाइट सक्सेस। 20 साल इज अ लाइफ टाइम, ठीक है। तो उसमें अगर आपने लोगों का ट्रस्ट गेन किया हुआ है तो किसी वजह से किया, एंड दैट इज द रीजन कि हम अपने कस्टमर के साथ कभी झूठ नहीं बोलते। सुनील भाई, आज के दौर में अगर कोई बंदा पहली दफा गाड़ी लेना चाह रहा है और उसका बजट कम है, तो आपके ख्याल में कितना बजट एक बंदे को गाड़ी लेने के लिए चाहिए? यानी उसको वो चाहता है बस 4 व्हील्स वाली मेरे पास चीज आ जाए, तो उसके पास कितने पैसे होने चाहिए स्टार्ट करने के? अच्छा हाफिज साहब, जब मैंने ये मेला शुरू किया था ना, यूज कार के ट्रांजैक्शनल इवेंट जो थे, पहले तो शो था ना, हर बंदा आया पुरानी ले आया, तो उसमें इतना आइडिया नहीं हुआ। जब पहली बारी मेला किया तो हर बंदा मुझे आगे कह के जी 10 लाख के अंदर गाड़ी दिखाओ, और ये बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, आज की नहीं, तो उस टाइम में 10 लाख में गाड़ी आ जाती थी। लेकिन जब मैंने रियलाइज किया कि हर एक जो बंदा जिसके पास 2 व्हीलर है ना, मोटरसाइकिल है, वो बेचारा धूप में जा रहा है, गर्मी खा रहा है, बारिश हो रही है, गीला हो रहा है, बच्चे, बेगम, 4-5 लोग एक मोटरसाइकिल पे बैठे हुए हैं, तो उसके लिए पहली प्रायोरिटी होती है कि वो किसी तरह छत के नीचे आ जाए, गाड़ी में आ जाए, 4 पहिए, उसको लेग्स नहीं चाहिए, उसको ई-ट्रॉन नहीं चाहिए, उसको एक छत चाहिए। जब अपन बच्चों के साथ जा रहा है तो एसी भी नहीं चाहिए, धूप ना हो और बारिश ना आए। तो वो आजकल भी, अभी मजे की बात है कि लोगों का, बेचारों की इनकम वही है, ये नहीं हुआ कि इन्फ्लेशन हुई तो बढ़ गई। अभी भी सवाल ये है कि 10 लाख के अंदर गाड़ी बता दें, और 10 लाख के अंदर नई गाड़ी तो कोई दूर दूर तक नहीं आती। नई आपने 0 मीटर लेनी तो 30 लाख रुपए से नीचे नहीं है। तो 10 लाख के अंदर आप पुरानी यूज गाड़ी ले सकते हैं। उसके लिए मैं हमेशा लोगों को मशवरा भी देता हूं। मैंने अभी आजकल बहुत ज्यादा रिस्टोरेशन के ऊपर काम शुरू किया, सीरीज पुरानी गाड़ियां लेके लोगों को मैं बताता हूँ कि यार उसको लेके भी आप बना सकते हैं, गाड़ी लें, उसके अंदर पहली बारी जब खर्चा करें तो कंजूसी ना करें, पेनी वाइज पाउंड फुलिश ना बने, उसको रिस्टोर करें टू द मैक्स लेवल, ताकि आप उसको बड़े तरीके से चला सकें। ठीक है। 10 लाख के अंदर बहुत सी गाड़ियां आती हैं, पुरानी सुजुकी, होंडा, टोयोटा, रिगार्डलेस ऑफ द मॉडल, आपको एक छत वाली गाड़ी चाहिए, मिल जाती है। उस पर आपको थोड़ा टाइम लगाना पड़ता है, और उसकी रिलायबिलिटी का इशू है कि आप जब लें तो उसको किसी ऐसी जगह से जिसको आप ट्रस्ट करते हैं, जेन्युइन पार्ट्स के साथ रिस्टोर कर लें, तो गाड़ी कहीं नहीं जाती। अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना तारिक साहब को भी सुना आपने कभी? ये आपका सर मैंने उनके साथ हज किया 2012 में, माशाल्लाह। तो उनके हवाले से मैं थोड़ा आपको ओपिनियन लेना चाहूंगा जरूर कि आपने उनके साथ हज किया, उनको कैसा? मेरी तो माशाल्लाह उनके साथ मुलाकातें भी हैं, पॉडकास्ट भी है। मैं पब्लिक के लिए पूछना चाह रहा हूँ कि हमारी आवाम जो है वो उनको देख के बहुत ज्यादा लोग मोहब्बत में आए, जुड़े हैं। आप भी इससे इत्तेफाक करते हैं या आपने कुछ उनके बारे में अगर आप कुछ बात करना चाहें? सर मौलाना तारिक जमील साहब हैं, मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं, और बहुत से लोग हैं जो काम कर रहे हैं। वो मदनी चैनल है जी बिल्कुल, मौलाना इलियास कादरी साहब हैं, अब्दुल हबीब अतारी साहब हैं, अब वो भी हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब हैं, साकिब रज़ा मुस्तफाई साहब हैं, जितने लोग हैं ना, रिगार्डलेस कोई किसी को क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, वो भी बड़ा जबरदस्त माशाल्लाह। तो जितने लोग ये काम कर रहे हैं, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देखें ये एक खिदमत है, ठीक है। आप, मैं, कोई, उनको लोग कहते हैं जी फलाना पैसे बना रहा है, फलाना ये कर रहा है, यार छोड़ दें जो भी कर रहा है। अगर कोई आपको एक भी नेकी की बात बता रहा है ना, तो वो उसके लिए सदका जारी है और आपके लिए भी फायदा है। तो
उनकी जितनी खिदमत है इन सब का, जिनका मैंने नाम लिया है, मैं किसी एक का ना को फॉलोअर हूँ ना मैं अपने आप को किसी एक, और शायद बहुत से ऐसे नाम हो जो हम भूल चुके हैं, हम भूल चुके होंगे, लेकिन मैंने ये बताया कि टॉप ऑफ द माइंड जो मुझे जी, ज़हन में आए, तो इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस सेंस में कि वो लोगों को दीन के करीब ला रहे हैं। जिस टाइम पे अगर आप सोशल मीडिया खोलें तो और भी खराफात हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये सारे लोग भी उतना ही इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं जितने मैं और आप हैं। ये भी टेढ़ा डांस कर सकते हैं टिकटॉक के ऊपर, ये भी सही कह रहे हैं, ये भी यूट्यूब पे बता सकते हैं कि सिद्धू मूसेवाला को तारिक जमील साहब ने कत्ल कराया। ये देखा आपने, मतलब इस तरह के भी लोगों ने बनाए हुए ना। तो मतलब हर बंदा हर चीज कर सकता है ना। एवरीबडी हैज बीन अवॉर्डेड 2 आईज, वही 2 आंखें, वही अल्लाह ने इनको भी दिया हुआ। उन्होंने चूज किया अपने आप को दीन के लिए। बिल्कुल, आप कहें जी पर्सनल फोकस हो, जो मर्जी हो, बात अल्लाह की कर रहे हैं, अल्लाह के नबी की कर रहे हैं। तो जो भी शख्स अल्लाह और उसके रसूल की बात कर रहा है, मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ी खिदमत कर रहा है, और मेरे से तो एटलीस्ट ज्यादा ही कर रहा है। तो मेरे ऊपर कोई ना मेरी औकात है, ना मैं किसी को जज कर सकता हूँ, ना मैं किसी को फतवा दूंगा। मैं उन सब की इक्वली इज्जत करता हूँ। वो एक दूसरे से लड़ते हूँ, उनको इससे हो, इसको उससे हो, मुझे वो इल्मी इख्तिलाफ होते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ उनका इख्तिलाफ अपनी जगह। है। इसके लिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपके वालिदैन आपस में इख्तिलाफ कर रहे हो तो दोनों आपके माँ बाप ही रहेंगे ना, ऑफ कोर्स। तो इस तरह वो आपके बड़े हैं, आपके बुजुर्ग हैं, दीन में आपसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं, इसलिए आप उनको क्रिटिसाइज ना करें। जिस तरह आपने वालिदैन की जो है कई गलत बातें बर्दाश्त करते हैं, आप बुजुर्गों की करते हैं, इस तरह उनकी भी कर इज्जत करें लोगों की। जबरदस्त। और नेगेटिव चीज छोड़ दें यार, कि मैं कहूँ कि जी तारिक जमील साहब ने फलाने से हाथ नहीं मिलाया, तो भाई उन्होंने 1500 को गले लगाया, उस बारे में मैं क्यों नहीं बोला? क्या बात है, बिल्कुल है। यही बात है। और वो हाथ में मिलाने वाली कोई ऐसी बात, मैं बता रहा हूँ ना, लोग कहते हैं जी वो फलाने के पास चले गए, तो भाई वो नहीं गए, आप चले जाते। वो जी क्रिकेटर मिल देने, तो भाई आप मिल लेते जाके। वो फिल्म एक्टर्स को मिलते हैं, हाँ मिल लेते जाके। देखे किसी ने कोशिश की ना, लोगों को मोहब्बत से वो दीन के करीब लाएं, और दीन मोहब्बत से फैलता है। अगर वो भी बैठ के फतवे जारी डंडे के जोर पे नहीं फैल सकता ना सर। आप देखें, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब तक आपने किसी से आर्गुमेंट शुरू करना है, आप उसकी बात सुनेंगे तो बात करेंगे ना। बिल्कुल, मतलब वो ऐसे तो आप जबरदस्ती डंडे से नहीं किसी को पढ़ा सकते, तो वो तो बड़ा जरूरी है मेरे ख्याल से। बिल्कुल। सुनील भाई, आपके पास माशाल्लाह इतनी सारी गाड़ियां हैं, गाड़ियों में एसी भी होंगे सर, तो आपको किस गाड़ी के एसी सबसे ज्यादा पसंद है? कौन से एसी आपको लगता है कि अच्छा काम करता है? अच्छा, वैसे हम गाड़ियों के जो रिव्यू करते हैं सब, उसमें मैं जरूर मैं इनकी परफॉर्मेंस टेस्ट करके बताता हूँ, बट अगर मैं अपनी जात की बात करूँ तो मैं पर्सनली गाड़ी में भी एसी नहीं चलाता और घर में भी नहीं चलाता, ऑफिस में भी कोई आए तो चला देता हूँ। उसकी क्या रीजन है? बिजली का बिल? नहीं, बिजली के बिल नहीं। मैं जनरली उन लोगों में से जो मैं बिलीव करता हूँ कि आपको ना अपने आप को ऐसे असिस्टेंस लेवल पे लेके आना चाहिए कि जब खुदा ना खास कहते हैं ना कि बहुत बुरे हालात हों या जिस ऐसी कोई सूरत हाल हो तो आप उसको कोप कर सकें। मेरा ज्यादातर काम ऐसा है कि मैं फील्ड में होता हूँ, सड़कों पे, वर्कशॉपों में गाड़ी ठीक करा रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम आई स्पेंड ऑन, जिसे कहते हैं ना, ग्राउंड। ठीक है। तो उसमें ना तो एसी हो सकता है, और अगर मैं अपने आप को एसी की आदत डाल लूंगा तो मेरी जिंदगी और अजाब है। तो मैंने अपने आप को समझ ली, हर बंदा सेट करता है, अगर मैं आज चाहूँ 1 महीने के अंदर मैं ऐसा हो जाऊंगा कि मैं एसी के बगैर रहूंगा ही नहीं। इंसान को अल्लाह मियां ने बड़ा वो बनाया कि उसके अंदर ना एक वो तो मुदाफियत बहुत ज्यादा है, एक वो अडॉप्ट बहुत ज्यादा कर लेता है। तो मैंने अपनी जिंदगी में चीज करके देखी है कि आई वॉज वेरी फैट, मेरे साइज की जीन्स नहीं मिलती थी, मेरी वेस्ट 44 होती थी। अच्छा, आई लॉस्ट वेट 98 में, 98 से लेके आज जितने साल हो गए आई एम मेंटेनिंग इट। ये नहीं कि मेरा वेट नहीं बढ़ता, मैं अपने आप को कंट्रोल करता हूँ। मैंने लास्ट आम 98 में खाया, उसके बाद नहीं खाया। टेम्पटेशन होती है, नहीं खाता। तो आप कोई भी चीज कंट्रोल करना चाहे ना, तो मैंने अपनी जिंदगी में सीखा, आप कर सकते हैं। तो एसी इज वन ऑफ देम। मैं बिल्कुल एसी नहीं चलाता, गर्मी हो सर्दी हो, यू टेक अ शावर एंड स्लीप, ठीक है। पंखा चलाएं, बेहतरीन है। लाइट जाएगी, आपको नींद नहीं आएगी, मुझे आ जाएगी। अच्छा, तो ये मुझे बेनिफिट है ना, वाकई बेनिफिट। और ये हमारे मुल्क में तो कई दफा होता है। वैसे मेरे साथ ये है पर्सनली कि जब मैं सो जाता हूँ ना, तब मुझे दुनिया में कुछ भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास अब ढोल बजाते रहे, लाइट चले जाए, पंखा बंद हो जाए, जब मेरी नींद एक दफा आ जाए तो मुझे कोई भी चीज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की ऐसी नहीं जो मेरी नींद खराब सर। ये तो मैं कह रहा हूँ कि दुनिया में इससे अच्छा नसीब वाला आदमी नहीं हो सकता जिसको बड़े आराम से नींद आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिस्तर पे लेटे और फौरन नींद आ जाए, इससे बेहतर आपका कोई कर्म नहीं है। बेशक बेशक। और उसके लिए आपका जो है ना, जैसे कहते हैं ना, इंसान का जो अपना कॉन्शियस है वो क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल। अगर आपने दुनिया के पैसे मारे हुए हैं, फ्रॉड किया हो, तो फिर नहीं आते। बिल्कुल। फिर आपके पीछे 10-12 डाले होते हैं। बिल्कुल। और आप स्लीपलेस होते हैं। डालो वालों को आपको ज्यादा। यानी मुझे बड़ा सख्त एतराज है। अच्छा, मुझे बहुत सख्त एतराज है इस कल्चर से जो कि आप सड़क के ऊपर एक आम बंदे पे डाल रहे हैं। मेरी बेटी जब एक जमाने में, अब तो वो किसी स्कूल नहीं जाती, जब वो स्कूल जाती थी तो उसने मुझे एक दिन पूछा कि आर वी पुअर? मैंने कहा क्यों? ये कैसा सवाल है? एक 5 साल 4 साल की बच्ची पूछ रही है। मैंने कहा क्यों? उसने कहा जी हमारे स्कूल में जितने लोग आते हैं ज्यादातर के आगे और पीछे एक गाड़ी होती है गार्ड्स की, हमारे साथ क्यों नहीं होती? तो मैंने सोचा यार वैसे एक बच्चा 4 साल का सोच रहा है, फिर आप सड़क पे जाएं, जिस तरीके से वो लोगों को, बेशक सरकारी प्रोटोकॉल हो वो कर रहा हो, एक बड़ा जो कहते हैं ना, एक आम आदमी को बड़ी जिल्लत फील होती है।
आप सड़क पे खड़े हो, जिस तरह से वो इशारे करते हैं और बिल्कुल, आपको बुली बिल्कुल, करते हैं और बिल्कुल। इधर उधर साइडें मारते हैं, भाई आपको इतनी सिक्योरिटी, आप सड़क पे ना निकलें, आप हेलीकॉप्टर लेके चले जाएं, फौज जैसे आपने बताया 15 रुपए किलोमीटर कॉस्ट करता है, उसमें चले जाएं, सस्ता भी है। तो वो मुझे बड़ा सख्त इतराज है। मैं लास्ट क्वेश्चन पे आ रहा था, लेकिन आपने फिर एक सवाल निकाल दिया बीच में से, बेटी स्कूल नहीं जाती, होम स्कूलिंग पे, या मैं लोगों के लिए पूछना चाहता हूँ आपसे, मेरी भी बेटी मेरी दोनों माशाल्लाह बेटियां होम स्कूल करती 4 साल की होने वाली है मेरी बेटी, हैं, दोनों बेटियां होम स्कूल करती हैं, खुद पढ़ती हैं। उसके क्या रीजन है, या आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि स्कूल भेजना चाहिए या होम स्कूलिंग ज्यादा बेहतर है आपका, क्योंकि जाती एक्सपीरियंस है? यार हर बंदे का ईच टू हिज ओन वाली बात है। ओके, मैं अगेन उस पर कोई फतवा नहीं दूंगा, बट आप दोनों चीजें एक्सप्लोर करके दे सकते हैं। ठीक है। होम स्कूलिंग के लिए कि आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, आपको खुद पढ़ाना खुद से, पड़ेगा, बिल्कुल। उनको डिसिप्लिन ज्यादा करना पड़ेगा। दूसरा, स्कूल में ये होता है कि जब कोविड आया था तो आपको पता लग गया होगा कि हमारे मुल्क में आधी माएँ कहती थी दफा होन जान स्कूल होन, हाँ, तो तंग आए थे। गर्मियों की छुट्टियों के बाद भी ये होता है। तो स्कूल में जो मुझे स्कूल से जरा बड़ा इतराज है, अगेन नथिंग अगेंस्ट देम, आई एम आल्सो प्रोडक्ट ऑफ स्कूल, हमें जी, स्कूल ने बिल्कुल। बहुत सिखाया, जी, हमारे जी। उस्तादों ने बहुत सिखाया। तो उसमें मुझे आजकल जो इतराज है कि अगेन वो स्कूल से ज्यादा जो होटल्स बन चुके हैं, जहाँ पे एक अलहदा सेक्शन में, आई डोंट वांट टू नेम स्कूल्स, जहाँ पे एक सेक्शन ऐसा है जहाँ पे जो है सारी उम्रा के बच्चे पढ़ेंगे, एक है जहाँ पे सेलिब्रिटीज़ के बच्चे होंगे, एक है जहाँ पे फलाने के बच्चे होंगे। तो आप एक सोशल क्लास क्रिएट कर रहे हैं। और अगेन जितने भी बड़े बड़े स्कूल हैं उनके अगर आप नाम उठा लें और उनके आप प्रोडक्ट दिखा दें कि पाकिस्तान में कामयाब लोग उस स्कूल से निकले, तो फिर मैं वो आर्गुमेंट बाय कर ना होने के बराबर है, बिल्कुल ठीक फिर है। मैं वो आर्गुमेंट बाय करता हूँ कि ठीक है स्कूल चले जाएं। बाकी एजुकेशन इज नॉट इक्वल टू स्कूल, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको होम स्कूलिंग के अंदर भी किसी को डिग्री चाहिए, उसके लिए आपको बाहर के स्कूल हैं वो भी आपसे भर भर के पैसे लेते हैं, तो वो एट द एंड ऑफ द डे देने तो पड़ते हैं पैसे, पैसों की तरफ से कोई बचत नहीं है। स्कूलिंग में भी आई नो आपको अच्छी खासी कॉस्ट आती है उसकी भी, ज्यादा उसके पड़ते जब हैं, आप आम exam- स्कूल से महंगा है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आपको एक्रेडिटेशन तो लेनी है, तो वो दुनिया में यही चल रहा है, एक कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है, बाहर की डिग्री लेंगे, बाहर वाले भी पैसे लेते हैं, चलता है। पाकविल जो है किस तरह आम खरीदार और बेचने वाले की जरूरियात को पूरा करता है, और इससे पाकिस्तान की इंडस्ट्री को क्या फायदा होता है? ठीक है सर, पाकविल इस तरह करते हैं, हम लोग कोविड में भी बात कर रहे थे कि कोविड जिस तरह थी, तो कोविड इज एन एग्जांपल जिसमें आपको पता लगेगा कि शोरूम बंद है, सब कुछ बंद है। बहुत से ऐसे लोग जो नाकिद थे पाकविल्स के, जो कि कहते थे जी हमें खत्म करने आया, उन सब ने अपने घरों के चूल्हे 2 साल पाकविल से चलाए। तो मैं ये कोई एहसान नहीं करा, मैं वैसे एक्सप्लेन करने बोल रहा हूँ कि हाउ इज इट अफेक्टिंग सेलर एंड बायर। तो सेलर्स के लिए ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है कि आप आज इधर बैठ के इस कमरे में भी कारोबार शुरू कर सकते हैं और आप पूरी दुनिया तक पहुंच सकते हैं। बायर के लिए वो क्या कर रहा है, बायर के लिए वो एक कलेक्शन ऑफ कार्स दे दी, उसके बाद डिफरेंट सर्विसेज दे दी जो कि उसके डिफरेंट लाइफ साइकिल में उसको इम्पैक्ट करती हैं। सो गाड़ी लेने से शुरू करने से पहले रिसर्च प्रोवाइड की आपको, फोरम्स के ऊपर डिफरेंट आपके पास रिव्यूज आ गए, कंपैरिजन टूल आ गए, ऑन रोड प्राइस कैलकुलेटर आ गया, सारा कुछ आपको पता है इधर बैठे हुए। फिर आपने गाड़ी लेनी है, आप पाकविल्स के ऊपर गए, आपने डिफरेंट गाड़ियों को सर्च किया, उससे अगला स्टेप आपने इंस्पेक्शन कॉल की, इंस्पेक्शन हो गई, उससे अगला स्टेप आपने गाड़ी खरीद के ट्रांसफर करानी, वो करा दी, उससे अगला स्टेप आपको गाड़ी की जो है मेंटेनेंस के लिए जो आपको पार्ट्स चाहिए वो कर दिए, और अब आखिरी स्टेप, बल्कि आपके सवाल से आ गया, हम लोगों ने पार्टनर वर्कशॉप का काम शुरू कर दिया कि लोगों का सवाल होता था ये पार्ट ले लिया, अब लगवाऊं कहाँ से। सो हम डिफरेंट सिटीज में वो भी शुरू कर रहे हैं, अच्छा, ताकि आपको पता हो कि एक स्टैंडर्ड सर्विस आपको पूरे पाकिस्तान के XYZ वर्कशॉप पे, आपको पाकविल पार्टनरशिप वर्कशॉप है, वी डोंट ओन एनी वर्कशॉप, ठीक है, हम आपकी स्टैंडर्ड क्वालिटी आपको बताएंगे, ये है, ये रेट है, आपने इस रेट पे काम करना है। और अगर आप नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली जिस तरह अमेज़न या कहीं आपके पास रेटिंग सिस्टम है, हम आपको बता देंगे जी लाहौर में 4 वर्कशॉप है, इनमें बेस्ट रेटेड इसकी है, दूसरी नंबर पे ये, तीसरी आप उससे काम करा लें। सो दैट इज हाउ वी आर मेकिंग लाइफ इजियर बोथ फॉर बायर्स एंड सेलर्स, बिकॉज मार्केट में 2 चीजें हैं, बायर और सेलर, दोनों को अगर आप अच्छी जगह तक अच्छे तरीके से मिलाएंगे तो आपका काम चलेगा। सुनील भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, बहुत ही मजा आया डिस्कशन से, बड़ी मेहरबानी। लास्ट में आप पब्लिक को कोई मैसेज देना चाहें तो प्लीज। सर मैसेज यही है कि बस मैं हमेशा ही कहता हूँ कि अगेन लोगों का ये होता है कि जी हमें एक जनरली एक ना कॉम्प्लेक्स है कि हम गोरी चमड़ी और गोरे की बनाई हुई चीज़ों से बड़े खुश होते हैं। अपने मुल्क के अंदर फख्र करें, अपनी प्रोडक्ट खुद बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात का, मैं अगेन ये बताता रहा हूँ, आप मेरे से पूछे ना सैलरी को छोड़ के जो 2 मिलियन फॉलोअर हैं या जो लोग इज्जत करते हैं, जो लोग मिलते हैं, सब कुछ मुझे पाकिस्तान से मिला है। बिल्कुल। जो कंपनी का नेम है पाकविल्स, वो पाकिस्तान में ही बना, कोई चीज़ बाहर से नहीं आई, मैंने कोई सॉफ्टवेयर बाहर से कॉपी करके पेस्ट करके उसको पाक नहीं किया। इट इज मेड इन पाकिस्तान, हमारी पूरी टैक्स सारा कुछ पाकिस्तान में है, एंड ये आप लोगों का ब्रांड है, आप लोगों को यू शुड टेक प्राइड इन इट कि यार ये पाकिस्तान में ही बना है और आप दुनिया में एग्जांपल दिखाते हैं। और इसी तरह के और भी बहुत से हैं। तो हमें अपने हीरोज जो है ना उनको बनाना चाहिए जो कि असल में हमारे हीरोज हैं, बजाय इसके कि आज मैं कहूँ कि जी मैंने टेस्ला वाले को अपना हीरो बना लेना है, मैं टेस्ला नहीं खरीद सकता, उसको हीरो बना के मैंने क्या करना है। अपने जो गोल्स है ना वो ऐसे रखें
क्योंकि अगेन आपके जो है ना काफ़ी लोग जो है आपने बताया कि जो यंग ऑडियंस आपकी है जो कि डिफरेंट चीज़ें सीखना चाहती है, अगर मैं अपना गोल यहाँ पे रखूंगा ना तो मैं इधर आकर थक जाऊंगा और मैं गिर जाऊंगा। अगर मैं अपना पहला गोल यहाँ पे रखूंगा, जब मैं उसको पहुंचूंगा, सेलिब्रेट करूंगा, फिर आगे जाऊंगा। सो छोटे 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 माइलस्टोन रखें, उसको अचीव करें, सेलिब्रेट करें अपने साथ, अपनी फैमिली के साथ, फिर अगले पे जाएं। कहीं आप फेल भी होंगे, कोई मसला नहीं, दोबारा खड़े हो जाएं। अगर आपने वो रखा हुआ है ना गोल, तो फिर तुसी नहीं करके पहुंचोगे। तो कीप स्मॉल गोल्स, कीप अचीविंग देम। और फेलियर इज द बिगेस्ट टीचर। आपका सक्सेस आपका टीचर नहीं है। आपका सक्सेस आपको बनाता है मगरूर, वो आपको पता है, मैंने सब पता है, वो आपको कभी कुछ नहीं सिखाएगा। ये बात आप मेरी लिख के रख लें, ठीक है। जो आपका फेलियर होता है वो आपको सिखाता है, आपको धोखा मिलता है वो आपको सिखाता है। बादाम बुदूम खाने वाली चीजें पुरानी हो गई, धोखा खाएं और सीखें। जबरदस्त, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।